अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम आपके लिए पेश खिदमत है इंतखाब। आज के इंतखाब में मैं आपके साथ साथ आपका मेज़बान आसिफ महमूद आपका और मेरा साथ रहेगा इंशाअल्लाह दिन 3 बजे तक। और आज भी आपकी पसंद के नगमात भी हैं, आपसे मुलाकात भी करवाएंगे और इसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी होंगे और जो ढेरों खतूत जिनमें से हम इंतखाब करते हैं और आपके उन खतूत को शामिल करते हैं जिसमें सवालात पूछे जाते हैं, उनके जवाबात देते हैं, ये सब कुछ आपके लिए शामिल किया जाएगा आज के प्रोग्राम इंतखाब में। अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़िया कुलसुम राना। आप सोच रहे होंगे कि आप रेडियो देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, या ये हो क्या रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, लंबी तमहीद नहीं बांधते हैं। 1982 से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से, और आप देखें इतनी यंग एज में। और जब मैं इनसे पहली तनख्वाह के बारे में हम बात करते हैं तो वो कुछ रुपए हम आसिफ की ज़ुबानी ही सुनेंगे। आपने इंट्रो में पहचान लिया, जान लिया कि आसिफ महमूद हमारे साथ हैं। ना सिर्फ ये कि प्रोग्राम इंतखाब, बल्कि आज के अखबार जो कि रेडियो पाकिस्तान करंट अफेयर्स का मकबूल तरीन जो प्रोग्राम था, साल साल मतलब इनको करने का वो एजाज़ हासिल हुआ। और वो इन्होंने ना सिर्फ ये कि उसमें खुद से वो फ़राइज़ अंजाम दिए, बतौर ब्रॉडकास्टर इनके साथ नामवर ब्रॉडकास्टर तस्कीन ज़फ़र साहिबा, इशरत साकिब साहिबा, बहुत बड़ा नाम, नसरीन नकवी साहिबा, रुखसाना मुसरत हो गई, और बहुत सारे और बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनके साथ इन्होंने ये प्रोग्राम किया। और आप लोग इन आर्टिस्टों को आवाज़ों से पहचानते हैं और इतने मोहब्बत भरों कहते ना मोहब्बत भरे ढेरों खतूत लिखते रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना माइनस टॉक की जाए आसिफ महमूद के साथ। 40 साल से ज़ायद जो इनका कैरियर है रेडियो पाकिस्तान का, इनकी जर्नी जानते हैं कि आसिफ रेडियो के साथ क्या क्या करते हैं, और तब से लेकर अब तक रेडियो का जो एक कहते हैं ना ट्रांजिशन चल रही है, उसमें क्या कुछ वाक़यात हुए। तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ महमूद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेहद आपका शुक्रिया, हम आपके ममनून हैं। माइनस टॉक के लिए आपने अपना वक्त दिया है। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है और जनाब मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वाले तो मतलब हमारे साथ होते ही हैं, देखने वालों को बताते चलें कि मैंने कुछ अरसा फौजिया के साथ काम भी किया है और ये बतौर प्रोड्यूसर हमारे साथ काम कर रही थी। बड़ी डाढ़ी प्रोड्यूसर है वैसे। थैंक यू। अच्छा, डाटा प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि अच्छी थी। इसका हाँ, हाँ, मतलब जो डांटे ना मतलब प्रोड्यूसर वो बड़ा अच्छा होता है, ये भी नहीं, डिस्क्लेमर दे दें ढाढ़े हम। से मुराद ये है कि मतलब आप ये देखें, उसूल पे अगर आप बात करते हैं ना, और आप ये सोचते हैं कि जनाब जो हमारे लिसनर्स हैं उनको नहीं पता है कि आप किस ट्रॉमा से गुजर के आए हैं, आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन आपने माइक्रोफोन पे जब बोलना है ना, तो आपका पता चलना चाहिए कि आप लोगों को सुबह सवेरे उठाने के लिए आए, सुलाने के लिए नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात कर दी, और इसी से आगाज़ कर लेते हैं। ये जो रेडियो है ये सुबह सुबह उठा देता है। सही और बात है। आपने किस उम्र में, कितने साल के थे आप, और आपने किस प्रोग्राम से एंट्री ली रेडियो में? उस वक्त मैं क्लास 2 में पढ़ता था अच्छा। और मतलब इत्तेफाक ये है कि रेडियो आने का जो सिलसिला है, मेरे वालिद साहब नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता थे और पाक आर्मी में काम कर रहे थे। और उस ज़माने में जनाब हमारे नेबर्स में रहते थे, उस वक्त वो थे मेजर, और इस वक्त वो माशाल्लाह से जनरल रिटायर हो चुके हैं, जनरल अशरफ साहब। बहुत बहुत मोहब्बत करने वाली फैमिली, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत प्यारे लोग। उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी अतिया अशरफ, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी और हमारी बचपन की बहुत अच्छी साथी थी। और एक मैं बात बताऊं फौजिया, कि आज के दौर में हम देखते हैं ना कि जनाब ये अमीर है, ये गरीब है, ये फ़लाँ, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती थी। मतलब मैं 1981-82 की बात कर रहा हूँ। तो उनको वो मतलब रेडियो पे प्रोग्राम कर रही थी। अब उस बच्ची की जो हमारी मतलब दोस्त भी थी, उसकी बर्थडे थी। अच्छा। उसको बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे बच्चे इकट्ठे हुए। हमने वहाँ पे उनके घर में सारा कुछ प्लान किया और म्यूज़िक भी और गेम्स भी, वो सारा कुछ हम कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने रेडियो वालों को सबको इनवाइट किया हुआ था। अब वहाँ पे प्रोड्यूसर थी मिसेस आफ्ताब इकबाल, वो उस अच्छा। वक्त वहाँ पे थी, और याकूब लाली साहब थे। मुझे आज तक याद है क्योंकि बचपन में बच्चे थे उस वक्त, उस ज़माने में। तो वो लोग थे। तो जब वो तकरीब ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि इन सारे बच्चों को आपको गाड़ी लेने आती है, इन सबको आप लेके आएँ, इनका हम ऑडिशन करेंगे और इसमें से जो बच्चे अच्छा बोल सकते हुए उनको हम रेडियो में ही करेंगे। प्रोग्राम में लेके आएंगे। ठीक है। तो ये मतलब 1982 की बात है। मैं उनके साथ गया और वहाँ पे ऑडिशन दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ऑडिशन का अहवाल कुछ आपको याद है? कुछ पढ़ने को दिया, कुछ बोलने ऐसे को, ही कि क्या आप डरे नहीं? कैसे, नहीं, क्या वो मैं आपको सीन था? बताऊं कि उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था। उन्होंने हमें 3-4 लाइन दी और बोलने के लिए, और उसमें बताया कहानी, कुछ हिस्सा की चीज़ वो थी।
अच्छा मज़े की बात ये है फौजिया कि मतलब उस ज़माने में भी मतलब मैं वो ऐसा बच्चा था कि जो सबको साथ लेके चलने वाला और बात करने वाला। उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ा तो सही, लेकिन वो बाकी बच्चे कर रहे थे तो मैंने उनको कहा आपने ऐसे पढ़ना है, आप इस तरह से पढ़ो ना, अच्छा ये ठीक चीज़ है। करो। अच्छा जैसे उन्होंने मेरी ये चीज़ देखी ना, तो उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाएँ। अब मैं परेशान छोटा कि बच्चा मुझे सा तो था कि मुझे ऑडिशन तो नहीं मतलब लेंगे कि मैं बाकियों साइड पे का कर ऑडिशन दिया। ले रहे हैं, मुझे तो उन्होंने साइड पे कर दिया, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो वो सबके ऑडिशन हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा उस वक्त अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, नाहिद मंजूर प्रेसिडेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, अब तो रिटायर्ड हो चुकी नाहिद आपा, वो उस वक्त प्रोग्राम करती थी और माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद बच्चों का प्रोग्राम करती थी। और जब बच्चों के ऑडिशंस हो गए तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम में छोटू भैया का कैरेक्टर करना है। अच्छा ठीक है। जो प्रोड्यूसर हैं मतलब जो कॉम्पेयर हैं उनके साथ वो आप को कॉम्पेयर होंगे। ठीक है, और छोटू भैया का जो करेक्टर या जो भी आपके वो उस टाइम पे स्क्रिप्ट लिख के दिया गया आप उसको परफॉर्म करेंगे। और उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब एक चीज़ मुझे बताई कि जैसे अभी आपने बच्चों को समझाया कैसे बैठते हो, ये बोलना है, ये करना है, तो आपने प्रोग्राम में ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही करना है। हाँ ठीक अच्छा है। वो आपको फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि अगर मतलब मुझे बता दिया तो फिर मैं सारे बच्चों को बिठाना है, तुमने क्या सुनाना है, क्या करना है, तो वो मतलब वो सारी चीज़ प्रोड्यूसर वाला रोल जो था वो मतलब मुझे मिल गया। मिल गया। और फिर मतलब मैंने वहाँ से वो स्टार्ट किया और शुरू से ही मतलब मैं कॉम्पेयरिंग साइड पे आ गया था। अच्छा, जब आप बच्चों के प्रोग्राम में इस तरह से इन हुए तो आपकी जो बुकिंग फ़ी होती है, रेडियो का एक टिपिकल टर्मिनोलॉजी है, तो वो कितनी थी? उस ज़माने में 1982 में हमें 25 रुपए मिलते थे एक प्रोग्राम के, पर प्रोग्राम। और महीने में 4 प्रोग्राम होते थे और 100 रुपया हमें मिलता था। ठीक है। और उस वक्त ज़ाहिर है हम क्लास 2 के बच्चे थे और हमें घर से उस ज़माने में जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी 1 रुपया पर डे था। मतलब आप सोचें कि 25 रुपए तो हमें पूरे महीने के मिलते थे घर से। और वो एक प्रोग्राम के मिलते थे। तो वो हमारे पास मतलब 100 रुपया होता था, तो उस ठीक है। वक्त हम अमीर बच्चे थे। ठीक है। और बच्चों आप को दादागिरी करते थे, अम्मा को देते थे, नहीं देते थे, क्या होता नहीं, था? अच्छा मेरी आदत है, मुझे मतलब शुरू से ही था कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगे लेना या बताना कि फलां चीज़ अच्छी है, तो उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए, वो मशवरा करना, बात करना। अच्छा। तो फिर मुझे घर वाले बताते थे, वालदा बताती थी कि ये इतने की है, ये ऐसे लेते हैं, ये करते हैं। तो आप उस वक्त फसल सेविंग करते थे? उस वक्त सेविंग का शौक था। और आपको मैं बताऊं कि उस ज़माने में मतलब फिर 5th 6th में जब हम आ गए तो आगे मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने फिर इंट्रोड्यूस करवाया, अपने स्कूल के जो अच्छे बच्चे थे, जो मतलब जो लायक थे या जो परफॉर्म करते थे। तो अभी मेरे एक क्लास फेलो इस वक्त सर्विंग मेजर जनरल हैं। ठीक है। और कुछ अर्सा पहले वो यहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने मुझे बुलाया जी। और बुला के अपने स्टाफ के सामने कहा कि ये मेरा उस्ताद है। क्या बात है। तो जनरल साहब ने जब मतलब अभी तो माशाल्लाह मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर साहब ने जब ये कहा कि ये मेरा उस्ताद है, तो उनके दोस्तों ने कहा सब कि ये देख तो रहे होंगे। आपसे छोटे हैं, तो ये कैसे उस्ताद हैं? छोटे उस्ताद। छोटे उस्ताद। तो उन्होंने कहा कि इसने मुझे रेडियो पे बोलना, साथ लेके जाना और पहली कमाई सिखाई थी। वाह क्या बात है। तो आसिफ, जब आपने इस तरह बच्चों की प्रोग्राम से अपने कैरियर का आगाज़ ले लिया, ज़रा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया, मौके भी मिलते गए, तो फिर आपने क्या इंतखाब किया? जो शोबा प्रोग्राम है वहाँ पर आपने ड्रामा किया, फीचर किया या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स किए, फिर अच्छा, कैसे आपका कैरियर मैं आगे आपको बढ़ा? बताऊं कि मतलब 6-7 तक तो ये था कि मैं बच्चों के प्रोग्राम में कॉम्पेयरिंग कर रहा था, एज ए को कॉम्पेयर कर रहा था। और बाज़-औक़ात नाहिद आपा मसरूफ़ हों तो मैं एज ए कॉम्पेयर भी कर रहा था। अच्छा ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि आपकी जब थोड़ी ग्रोइंग एज आती है ना, तो उसमें फिर आपकी आवाज़ में चेंज आ जाता है। तो वो बच्चे से आवाज़ बड़ी होना शुरू हो गई। तो मुझे याद है मतलब उस वक्त शमा खालिद साहिबा थी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, और असद महमूद थे और आसिया बुखारी थी। ये वो यंगस्टर्स थे जो मतलब उस ज़माने में कर रहे थे। सलमानुल मुअज़्ज़म साहब उस वक्त सीनियर थे उनमें। तो उन्होंने कहा कि ये अब आवाज़ बच्चों वाली इसमें सूट नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको बच्चों के प्रोग्राम से इसको अभी हटा दें। तो वो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मतलब मैं एक प्रोग्राम करूँ तो मुझे हटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है एक हम आपको देते हैं, मजमून देते हैं, आप ये पढ़ें, हमारा यूथ प्रोग्राम जो यूथ शो, अच्छा। तो उसमें आप मतलब पार्टिसिपेट करें और उसमें आप पढ़ें। तो वो पहले मैंने उसमें मतलब थोड़े से उनके मज़ामीन और वो चीज़ें पढ़ना शुरू की। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें कॉम्पेयरिंग करें। अच्छा। मतलब शुरू से मुझे ये है कि मुझे कॉम्पेयरिंग साइड पे आने का इत्तेफाक हुआ। और मुझे बहुत अच्छे सिखाने वाले, मतलब आप ये देखें फौजिया के आज के दौर में तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो इन बातों को नहीं जानते होंगे। हमारे इवन के जो कॉम्पेयर्स हैं वो नहीं जानते हैं कि माइक डिस्टेंस क्या होता है। आपने अगर मतलब आपकी मतलब ब्रीदिंग, उसके अलावा आपने अगर कोई सख्त लफ्ज़ है और जिसमें खड़खड़ की आवाज़ है, तो आपने दाएं या बाएं मुंह करके बोलना है। आपने अंडरटोन कैसे बोलना है, आपने हाई पिच पे कैसे बोलना है, वो हमें सिखाया जाता था कि आपने किस
फ्रिक्वेंसी पे आप चेक करें, आप बोलें, आपकी जहाँ पे आवाज़ जिस फ्रिक्वेंसी पे आपकी सही आती है ना, आप वहाँ पे आप बोलेंगे। अच्छा, कोई अपना वो गल्ला बताएं, शुरू में जब आपने करियर का आगाज़ किया तो उर्दू के कुछ गलत अल्फाज ना, सबकी वो जो तलफ़ुज़ है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ ही है। आपको याद पड़ता है कि आपने ऐसे बोला फिर बुलाया गया इधर आए ना आसिफ, आपने ये यूँ नहीं यूँ बोलना था? वो तो कई दफ़ा कोई बहुत सारी कोई गलत कोई इंसिडेंट असल में कोट करें। असल में हमारे वो थे जो हमारे प्रोड्यूसर थे ना, याकूब लाली साहब, वो आई थिंक फैसलाबाद साइड से कहीं वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक। अब उर्दू उनकी अच्छी नहीं थी ना, ठीक है। वो कहते थे मतलब जैसे बता रहे हैं कि इनसे पूछो कि पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो मैं कहता था सर पानी तो नहीं होता, पानी होता है, और तू मेरा उस्ताद ना बन, पानी बोला तूने, मैं ऐसे बोलूँ। अच्छा, वो मतलब उस वक्त, अब मज़े की बात बताऊँ कि हम प्रोग्राम के लिए अंदर आए तो सलमान मुअज़्ज़म साहब स्टूडियो में आ गए, तो उनको हमने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हमने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, ये तो नहीं होता है लफ्ज़। अब हम बच्चे हैं, तो हमने पूछा कि सर क्या होता है? कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, पूरा ये आप उस तलफ़ुज़। ज़माने में आप सोचें, और उन्होंने कहा कि स्टूडियो से बाहर जाओ, बाहर जाके वापस स्टूडियो में आओ, सलाम करो, और उसके बाद मैं सवाल करूँगा, जवाब देना है। अच्छा, वहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, वहीं प्रैक्टिकल। पे आपकी देखिए कि उसी वक्त उन्होंने, आज तक मुझे वो याद है कि अल्लाह का शुक्र है। आपके तो देखिए ऑन माइक आपने कुछ ऐसा बोला हो तो फिर आपको कहा हो कि नहीं, कोई गबला क्यों नहीं, आप हमें बता रहे, बहुत सारे गबले नहीं, आपने किए बहुत होंगे। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा ये हुआ कि अब लाइव शो बच्चों का चल रहा है, तो उसमें अब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ या एंकरिंग कर रहा हूँ साथ ना, तो मुझे खांसी शुरू होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर वो करिए। अच्छा, एक वक्त ये हुआ कि मेरी प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि तुम मुंह के आगे हाथ रखा, कि तुम चुप हो जाओ थोड़ा सा ना, मैं म्यूजिक अप करती हूँ। जैसे मुंह के आगे हाथ रखा, वो बच्चे सारे 50 बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने रोना चीखना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आप लाइव शो में क्या कर कैसे सकते मैनेज हैं? करेंगे? अब मैं उनको कह रहा हूँ खामोश हो, अब मुझे मेरी खांसी भी रुकी। तो वो फिर प्रोड्यूसर ने एंट्री दी और उन्होंने कहा कि ये हम आपके लिए ड्रामा कर रहे हैं लाइव, आपकी देखिए बच्चों ने रो कैसे बताया कि जैसे वो असल में रो रहे हैं। तो उसके साथ साथ उनको घूरने की मतलब बताती चुप हो जाए बाद में। बहुत ऐसे ब्लंडर्स बेशुमार होते थे। मतलब बाज़ औक़ात ये हुआ कि हमें स्क्रिप्ट दिया है ना, तो बैठे रिहर्सल कर रहे हैं, सारा कुछ कर लिया, एंड टाइम पे जब स्टूडियो में 5-7 मिनट पहले वो लेके जाते थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और वहाँ बाकी प्रोग्रामिंग हो रही है, शोर मच जाता था। तो एंड टाइम पे कोई एक पेपर गुम हो गया। अच्छा, अब चीज़ें याद तो हैं, हाँ। अब वो ढूंढ रहे हैं, सवाल करें, उसके बाद मतलब आगे प्रोड्यूसर के पास तो कॉपी पड़ी हुई है, तो वो देख रही है कि अब ये क्या करेंगे, अब हम खुसर फुसर कर रहे हैं कि हमने बोलना क्या आगे था। क्या है तो वो फिर कई दफ़ा मतलब अभी हमें बचपन से हमें वो मतलब रेडियो के इशारे के मतलब आप कट कर दें या म्यूजिक आप करें, तो वो फिर आके बताते थे किधर है, तो वो गायब है। उस वक्त कई दफ़ा लाइव प्रोग्राम में बीच में ब्रेक में कहते थे आइंदा इसको आने ही नहीं देना भाई, कैसे ये लापरवाही गुम कर दिया। हाँ, ये रेडियो चीज़ें में बहुत ज़्यादा है कि आपको ऐसे ही। जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। फिर नौजवानों के प्रोग्राम से आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये सिलसिला कहाँ पहुँचता है, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जो आपको लगा हो कि ये जब मैंने रेडियो में किया ना तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था? अच्छा, मैंने मतलब आगाज़ तो किया था पिंडी स्टेशन से, और साथ में था आज़ाद कश्मीर रेडियो तलारखल, जहाँ पे उस ज़माने में हमारे स्टेशन डायरेक्टर होते थे मंसूर ताबिज़ साहब, बहुत बड़े नाख़्वाह। तो वहाँ से आगाज़ किया। फिर मैंने यूथ के प्रोग्राम शुरू किए, तो उसके बाद मुझे मौका मिला टीवी पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ का। तो उस वक्त मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इस्लामाबाद स्टेशन पे क्यों नहीं ट्राई करते हैं? ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था वर्ल्ड सर्विस में, और उस वक्त मेरी प्रोड्यूसर थी जो कि आजकल बरतानिया में है, नबाहत शीरी, अहमद अली सैयद साहब उनके हस्बैंड थे, टेलीविज़न प्रोड्यूसर थे और वो रेडियो के प्रोड्यूसर थी। और उनको मैंने आके बताया कि मतलब मैंने पिंडी स्टेशन पे किया है, तो वो कहने लगे कि आपको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ से आपको एनओसी लाना पड़ेगा एक, और दूसरी ये कि आपकी कैटेगरी क्या है। अच्छा, ठीक है। आप ये देखिए शुरू से मतलब बच्चों की तो उस तरह से कैटेगरीज वो होती नहीं थी, और जब यूथ में आए तो मतलब जैसे बी कैटेगरी है, फिर ए हुई, फिर डबल ए हुई, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग हुई, तो वो एक मरहला चलता है। तो वो उन्होंने मुझे कहा, फिर वहाँ से लेके आया, और फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सीनियर लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर मैं परमानेंट एनओसी लेके इस्लामाबाद स्टेशन पे आ गया। और तो मैंने वर्ल्ड सर्विस से शुरू किया था सबसे पहले, सब रंग के उन्वान से। अच्छा। जो मेरा पहला शो था मतलब 90s में, और उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। उस ज़माने की मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं इरफाना, जिनका मैंने आपकी इसी शो में मैंने इरफाना शाहीन साहिबा, इरफाना शाहीन, तो ये हमारे मतलब उस ज़माने की दोस्त हैं। और खुर्रम रशीद थे, और जनाब एक और आमिर हाशमी थे, वो लॉट थी, वो बड़े थे, रुखसाना वगैरह ये सब लोग थे
कि जिनके साथ उस ज़माने में काम करने का मौका मिला और बड़ा कुछ सीखा उनसे। रुखसाना मुशर्रत के साथ आपने रावलपिंडी में भी काम किया क्योंकि पिंडी में उनका भी पिंडी में कैरियर किया, वहीं से। बिल्कुल। अच्छा। पिंडी में भी किया, इस्लामाबाद में किया, खबरों में भी किया और करंट अफेयर्स में भी हमने साथ काम किया। उसके अलावा मतलब प्राइवेट प्रोडक्शन में हमने बहुत काम किया। कुछ मैंने मतलब अब लिखने लिखाने का शौक था, फिर मैंने कुछ प्लेज लिखे, उसमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। आसिफ, जब ये अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपने बड़ी शानदार ओपनिंग की, प्रोग्राम इंतखाब की। इंतखाब के लिए आपका इंतखाब कैसे हुआ और फिर वो सिलसिला कहाँ तक चला? प्रोग्राम इंतखाब रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का बेहद पॉपुलर प्रोग्राम, और आप यकीन जाने कि मैं 92, 93, 94 की बात कर रहा हूँ। और उस ज़माने से जो मेरे लिसनर थे आज तक मुझे कॉल्स आती हैं। और उस ज़माने में सबसे पहले मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया था। हमारी टीवी की बहुत अच्छी न्यूज़ रीडर भी थी और रेडियो की प्रोड्यूसर थी नसीम तारिक, उनके साथ शुरू किया। तारिक महराज साहब जिन्होंने बंधन भी किया था, तो ये दोनों मियाँ बीवी मतलब टीवी और रेडियो के थे। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सुना था वर्ल्ड सर्विस में, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रोग्राम में आओ। उन्होंने मुझे मतलब ऑफ़र दी और मैं वहाँ पे फिर आया और उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया। और फिर उसमें मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ही मिला कि उस प्रोग्राम की नसीम तारिक के बाद राहिला तस्नीम, ये 2-3 लोग थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो नसीम तारिक मुझे बहुत फ्री हैंड देती थी कि और बताती थी कि मतलब ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करो। और अगर मैंने कोई नई चीज़ भी की है ना तो वो मुझे मतलब अप्रिशिएट करती थी कि आपने अच्छा किया। लेकिन जो राहिला तस्नीम थी उन्होंने मुझे बहुत सिखाया ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनैलिटी इंटरव्यू क्या होता है और आपकी मतलब बोलने का क्या अंदाज़ है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि उनका ये अंदाज़ था कि आपको 1 घंटा पहले विद स्क्रिप्ट रेडियो आना है और वो फिर आके स्क्रिप्ट चेक करती थी और वो कंफर्म करती थी और उसमें कटिंग बाजू का। तो मतलब मैडम राहिला ने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा, उसके बाद 4 टुकड़े करके मुझे पकड़ाए। अच्छा। और कहा कि चाय पियो। हाँ। और इसको ऐसे लिखो। अच्छा। आप यकीन जाने कि मतलब हालांकि उनके बारे तरीका और ट्रेनिंग का हिस्सा उनके बारे में बड़ा कहा जाता है, बड़ी डाडी प्रोड्यूसर है। जो असल में हमारा मसला यही है ना कि जो उसूल की बात करें ना उसको डाडा कहा जाता है। तो उनके प्रोग्राम में हमारे साथ ये था कि मतलब उस प्रोग्राम में जो एक गाना फ़र्ज़ करें कि आज चला है ना, वो अगला 1 महीना वो गाना रिपीट नहीं होगा। अच्छा, आफ्टर 1 मंथ। और तो कैसे फिर आप अपनी आर्काइव को इतना वो उन्होंने पता नहीं कई 100 अपनी कैसेट्स खरीदी हुई थी। अच्छा। अपनी ज़ाती। और उनके मतलब उनके पैसे या तो हमें खाना खिलाने में उनकी तनख्वाह या फिर जनाब कैसेट्स खरीदने में गुजर जाती थी। और मतलब लेकिन ये कि बहुत प्रोफेशनल उस मामले में, मतलब वो ज़रा सी भी हमें परमिशन नहीं थी। और वो कहती थी कि और हमें मतलब किसी प्रोड्यूसर को, किसी एंकर को हमारे बारे में बात करने की वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती थी। वो कहती थी कि आप उससे बात करें। अच्छा आसिफ, ये वाला जो दौर था ना, सुनहरी दौर में इसको कहा करती हूँ, और प्रोफेशनल इन अ सेंस अभी भी प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन वो जो एक स्टेज हुआ करती थी ना कि मरहला वार एक प्रोफेशनल तरबियत भी करनी है, सिखाना भी है। जैसे अगर ब्रॉडकास्टर से आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आप प्रोड्यूसर से बात करें। लेकिन बाद में हमने देखा कि रोल चेंज हुआ, कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर जो माइक पे आया वो डोमिनेट कर गया, उसने कहीं से कॉल भी करा ली, उसने सिफारिश भी ले ली, जो जिस प्रोग्राम का वो हकदार नहीं है उसने वो भी ले लिया, जितनी ड्यूटीज़ उसकी नहीं बनती प्रोफेशनली उसने वो भी ले ली। तो ये ओवरलैपिंग हो गई अचानक से। आपको लगता है कि क्या इदारों की जो तबाहाली है या बुरा दौर है वो एक बड़ी वजह है? ये सारा क्या है, कैसे प्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट? मैं आपको बताऊं फौजिया कि रेडियो में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वहाँ बहुत अच्छी आवाज़ें भी हैं और बहुत भोंडी आवाज़ें भी हैं। मतलब माज़रत के साथ कि मतलब आप ख़ुद उनको सुन के आप ये सोचते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि रेडियो पाकिस्तान जिसमें तारिक अजीज़ हो गए, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, तलत हुसैन समेत अनवर मकसूद, इवन बहुत सारे नाम। आप ये देखें कि टीवी की जो पहली अनाउंसर हमारे यहाँ से गई, आप अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें, कमल आपा, आप ये देखें कि वो लोग थे जिनकी आवाज़, लबो लहजा, अंदाज़, और उसमें सबसे बढ़ के ये कि तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनके पास नॉलेज था, पढ़ना, सीखना, करना। आजकल वो नहीं है। अब ये होता है कि आप मिनहासुल कौम हम देखते हैं ना कि कहीं भी कोई काम हो तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, कहीं कोई जॉब है, कहीं कोई काम है, कहीं कोई एंकर चाहिए, कॉम्पेयर चाहिए, वो कहते हैं कि किसकी सिफारिश चलेगी तो मेरा काम हो जाएगा, कॉल किसकी करानी है, किसकी कॉल करवानी है।
तो ये चीज़ माज़रत के साथ कि मतलब ज़्यादा होगी, जिससे मतलब रेडियो का मेयार भी कम हुआ। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब हम रेडियो कर रहे थे और प्रोग्राम इंतखाब में कर रहा था, उस ज़माने में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग मतलब रेगुलर हमारे लिसनर्स थे। और कभी एक दिन भी बीच में हम नहीं आए ना, तो मतलब फौरी तौर पे राब्ता होता था कि जी आपका फ़लाँ कॉम्पेयर क्यों नहीं आया है, कोई वजह है। और मज़े की बात यह कि मतलब मेरा तो रेडियो से, क्योंकि क्लास 2 से स्टार्ट हुआ, तो मेरा ये हाल था कि मुझे पढ़ाई में घर से भी डांट पड़ती थी, तो स्कूल में मतलब बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था। पढ़ाई मतलब मैं सिर्फ वो होता था कि मतलब पेपर होने हैं तो कुछ दिन पहले पढ़ लो और उसके बाद पेपर दे दिए, पास हो गए। और उसके साथ साथ मेरे बीए के पेपर हो रहे हैं और मैं प्रोग्राम इंतखाब कर रहा हूँ। मैंने डेट शीट देखने के बाद मुझे ये था कि पेपर मेरा कल होना है। अच्छा, मैं जिस दिन प्रोग्राम कर रहा था, ठीक है, कल आपका पेपर है? उसी दिन पेपर है। अच्छा, उसी दिन पेपर है? मतलब आज का दिन मैं प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा कल पेपर है। ओ, तो आपका पेपर भी उसी दिन है? पेपर उसी दिन। अब मैं शो कर रहा हूँ, तो मेरे क्लास फेलो, मेरे कॉलेज फेलो ड्यूटी रूम में फ़ोन कर रहे हैं, उससे बात करवा दें, बात उसका करवा दें पेपर है आज, कि हाँ, भूल बात करवा गया। दें। उन्होंने कहा जी आप मैसेज दे दें, हम उन्हें मैसेज भेज देंगे, हम तो मतलब लिख के भेजते हैं, आप कहाँ से क्या। उस वक्त ये था कि मतलब इतनी ज़्यादा कॉल्स आती थी कि वो लोग ये कहते थे कि अपना नाम और शहर का नाम बताएं, हम आपका नाम शामिल अनाउंस कर करेंगे, देंगे। बिल्कुल। तो आप उसने एक मेरे दोस्त ने कहा, उसने कहा जी मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, उसका आज पेपर है, उसको जाके ये मैसेज दे। तो वो ड्यूटी ऑफिसर ने वो मैसेज लिया और उसके बाद भागा भागा वो आया और मैडम राहीला को उसने इशारा किया कि बाहर आएँ। तो वो बाहर आई, तो उसने कहा कि इनके किसी दोस्त का फ़ोन आया और वो कह रहे हैं कि आज इनका पेपर है। तो मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया कि ये क्या कह रहा है। हाँ। फिर मैंने कहा कि शायद हो सकता है किसी ने शरारत की हो, और फिर मैंने फौरी तौर पे वो गाना चला के मैंने घर जाके फ़ोन किया और अपनी बहन को कहा कि मेरी डेट शीट चेक करो कि मेरा आज पेपर तो नहीं है। उसने देखने के बाद मुझे तो बाद में बताया, पहले घर में शोर मचाया कि देख लें पेपर और ये रेडियो क्या हुआ है। ये देख लें। मतलब बहनें बाज़ औक़ात मार भी पड़वाती हैं बड़े मज़े। तो अब वो पता चला, अब प्रोड्यूसर ने कहा कि अब क्या किया जाए। एमरजेंसी में मतलब प्रोग्राम उन्होंने वो लिया और उन्होंने कहा कि देखें रेडियो से इतनी मोहब्बत है, इतनी मतलब डिवोशन से प्रोग्राम करते हैं कि आज इनका पेपर भी है, लेकिन अपनी हाज़िरी लगाने के लिए है आप लोगों के लिए। क्या बात है, वो बहाना बना के वो राहीला तस्नीम ने यूँ करके और मुझे वहाँ से निकाला। अब मैं पेपर में पहुँचा हूँ और पेपर किस सब्जेक्ट का पेपर था, आपको याद है कुछ? मुझे अब ये नहीं याद, लेकिन ये कि मतलब 35 मिनट हो चुके थे, पेपर शुरू हुए। अच्छा, आप लेट। अच्छा, मैं ये था कि मतलब कॉलेज में क्योंकि डिबेट्स भी करता था, कंपेयरिंग भी करता था, और अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, माजिद सिद्दीकी साहब हमारे बहुत अच्छे शायर भी और उर्दू के बहुत अच्छे टीचर थे। तो उनको मैंने भाग के उनको जाके बताया, मैंने कहा ये तुम अंदर नहीं जाने देंगे मुझे, आप मुझे लेके जाएँ। वो मुझे लेके गए कि मतलब ये अच्छा बच्चा है और हमारा इस तरह से है। तो एग्जामिनर क्योंकि बाहर से आते थे। हाँ, नहीं आपने उस दिन कहना था ना मैं प्रोग्राम करने गया था ना, तो इस वजह से थोड़ा बताया, वो मैंने बताया उनको। तो लेकिन मैं गया, फिर उसके बाद टाइम कम था, बहरहाल मैंने वो पेपर दिया और अल्लाह ताला भला करे, मेरी सबसे बड़ी बहन है हाजरा मलिक, उस वक्त मैं बीए के पेपर दे रहा था जी। वो खुद माशाल्लाह बहुत लायक थी, वो समझती थी कि बाकी बहन भाई मतलब मेरे पे ख़ास तौर पे सब घर वालों को बड़ा यकीन था कि बहुत लायक है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे ग्रेजुएशन में मुझे इंग्लिश लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज़ और पर्शियन रखवा दी। कहती अच्छा। ऐसा करो, एक टफ सब्जेक्ट रख लो, हाँ। बाकी सारे ईजी रख लो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने जाकर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और करवा दिया। अच्छा, वो चेंज वाला टाइम पीरियड भी गुजर गया। अच्छा, अब जब मैं मतलब कॉलेज जाना शुरू हुआ तो पता चला कि 8-10 किताबें तो बीए की हैं। नहीं, 8-10 किताबें तो सिर्फ बीए की इंग्लिश की हैं जी, और लिटरेचर की 12-13 बुक्स हैं। तो कहते लग पता गया। तो वो मैं घर आके रोना शुरू हो गया। मैंने कहा जी आपने मुझे किधर फंसा दिया, आप मुझे किसी तरह से चेंज करवाएं। तो कहने लगी नहीं, एक सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वो मैंने रो धो के वो मैंने बीए किया, पासिंग मार्क्स के लिए लिटरेचर में पढ़ना। मतलब अब तो मैं, आप सोचें 92-93 की बात है, आज से पता नहीं, अब तो मुझे अंग्रेज़ी भी भूल गई है। तो उस ज़माने में मतलब मैंने वो पेपर्स दिए, पास कर लिया, और सब दुनिया ये कहती थी कि जनाब अंग्रेज़ी तो बीए की पास करना मुश्किल होता है, और इसने लिटरेचर रख लिया। तो वो मतलब ऐसे ऐसे वो भंड भी हुए कि मतलब पेपर है, उधर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फिर आपने बीए से आगे दौड़ लगाई कि आपने कहा बस बहुत हो गया भाई, मैं रेडियो भी करता हूं, मैं उस वक्त फिर मैंने एमए का भी किया, लेकिन मसला ये कि मतलब उस मास्टर्स आपने किस में किया? पॉलिटिकल साइंस का। मैंने वो कंप्लीट भी मेरा नहीं हुआ था। हुआ ये कि मतलब मैं उस वक्त यहाँ से कर रहा था, रेडियो कर रहा था इस्लामाबाद से, और साथ मैंने आर्ट्स काउंसिल से ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग
सीखना शुरू कर दी। अच्छा वो किया, उसके बाद मतलब मैं यहाँ पे जमशेद फशोरी साहब का स्टूडियो था, NTS स्टूडियो के नाम से, मैं वहाँ पे उनके साथ जॉब कर रहा था। ठीक है। उसके बाद नजीब अहमद साहब थे रेडियो के प्रोड्यूसर, उन्होंने जो पावर 99 बनाया जो बिल्कुल, आजकल नजीब साहब बहुत मतलब पॉपुलर है, वो मेरे प्रोड्यूसर थे रेडियो के। उनके साथ मैं उनके स्टूडियो में भी जॉब कर रहा था। ठीक है। तो मैं ये 4 जगहों पे मैं काम कर रहा था। तो मतलब कि एक वक्त ये भी आया कि मेरी अम्मा ने ये किया कि मुझे और मेरे भाई, बड़े भाई ने ग्रेजुएशन किया, तो हमें कहा कि आज शाम को कहीं नहीं जाना है, मामू के घर जाना है। अच्छा हम मामू के घर गए तो पता चला कि अम्मा जो है वही जॉब के लिए यहाँ पे आई हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर थे उसमें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे दोनों बेटों की ना आपने जॉब करवानी है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, मतलब लिंक मैं वाली, समझ गई हूँ। ठीक है। तो अब ये बात सुन के मतलब मैं तो क्योंकि रेडियो और मुझे वो था कि मैंने इसी प्रोफेशन में जाना, एक फील्ड है तो मैंने इसमें जाना है। तो खैर वहाँ तो कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऑफिस जाऊँगा, देखूँगा कहीं कुछ हो सकता है तो फिर मैं ज़रूर करूँगा। अब हम चाय पी रहे हैं, आप देखें कि मेरी अम्मी ने कहा कि चाय रखो। अच्छा। चाय रखो और उठो। अच्छा हम शक्ल देख रहे हैं कि क्यों कह रही हैं। तो वो मामू भी देख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। कहती नहीं मुझे पता है तू लारा लगा रहा है, तूने मेरे बच्चों की जॉब नहीं करवानी है, तो मुझे बातों में लगा के बस चाय पिला के भेज देगा। तो वो क्योंकि हम मलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो वो कहने लगे कि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि मलिक लोगों को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। तो कहते हैं कि नहीं, आज आज जुमा है, हफ्ता इतवार मेरी छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, तीसरे दिन मैं जाके कुछ कर सकूंगा, मैं देखूंगा तो मैं करूंगा। अच्छा वो चले गए, हम भी आ गए। उसके बाद वो गए तो मैंने कहा जी मैंने तो जॉब नहीं करनी है। अब घर में एक लड़ाई नई शुरू हो गई कि पहले आपने लिटरेचर नहीं पढ़ना था, अब आपने जॉब नहीं करनी है। जॉब मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, मैंने करनी है तो रेडियो टेलीविजन में। तो मेरे वाले साहब कहते थे तुम्हारा बाप बैठा हुआ रेडियो में, तुम्हें कौन लेके जाएगा। तो उस वक्त बड़े भाई ने भी एक बात कही, वो भाई मेरे भी माशाल्लाह कर्नल रिटायर्ड हुए, महमूद अख्तर। तो उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा ये पेपर पेन वो डायरी और पेन और ये चीज़ें लेके ना घर से निकला था ना, उस वक्त आपने इसको रोकना था। अब इसके दिमाग में वो कीड़ा बैठ गया कि मतलब अब मैंने यही करना। तो रेडियो एक नशा है ना, वो जो वो कहते हैं ये ऐसी एडिक्शन है रेडियो की, जब लग जाती है ना तो वो ऐसा ही है, वो हर नशे छूट जाते हैं, ये नहीं छूटता, ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो खैर मतलब भाई मेरे ने जॉब कर ली, मैंने छोड़ दी। अच्छा आपने नहीं की। ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरे वाले साहब ने मुझे बिठाया, शाम के वक्त वो आए और काउंसलिंग हो रही है आपकी, खाना खा के कहते हैं बेटा पढ़ा तुम्हें दिया, जॉब के लिए तुम्हारे लिए कोशिश की, तुमने इनकार कर दिया, हम यही कर सकते थे, इसके बाद अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। अच्छा ठीक है। हमारी तरफ से अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप आज़ाद हो। आज़ाद हो। ठीक है। मतलब आज़ाद भी इस तरह से था कि मतलब अब तुम आज़ाद ही हो। अच्छा मैं फिर मतलब मैंने कहा जी ठीक है मैं करूँगा। अच्छा मैंने उसके बाद ये मतलब 94-95 की बात है, उसके बाद मतलब मैं सुबह में रेडियो कर रहा हूँ और दिन में मैं दोनों जॉब्स कर रहा हूँ। फिर मैं इंग्लिश मूवीज़ की डबिंग कर रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक कर रहा हूँ, टीवी से डॉक्यूमेंट्रीज़ कर रहा हूँ और कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मेरा सारा दिन इसी तरह से। अच्छा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मतलब मैं एयरफोर्स के, आर्मी के शोज़ की कॉम्पेयरिंग कर रहा हूँ। वो मैं कभी मुल्तान में गया हूँ, कभी मैं लाहौर गया हूँ, कभी मैं 2 दिन नहीं आ रहा, कभी मैं 3 दिन घर पे नहीं आया। तो आज़ादी खूब मनाई फिर आपने। तो एक दिन मेरे वाले साहब कहते हैं कि फिर मेरे मतलब एक और अगली सिटिंग फिर हो गई। फिर तो कहते हैं कि मतलब मुझे एक बात बताओ, ये घर है ये सराय है, तुम आए और गए, आते हो 2 दिन आते हो, 4 दिन में पता ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं अम्मा को साथ साथ बताता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, आप तक वो नहीं पहुँचाती ना। वो मतलब उनको डर होता है कि अभी मतलब नहीं नोट किया, कहा सो रहा है, कह दिया, वो कर लिया। लेकिन ये कि वो सिलसिला चलता रहा और उसी ज़माने में मुझे शायद 97 या 98 में मुझे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट कॉम्पेयर का अवार्ड मिला। और उसके बाद फिर मतलब टेलीविज़न में फिर ये हुआ कि पहले आपको पता है कि अनाउंसमेंट ऑन स्क्रीन होती थी, बिल्कुल ऐसे। बाद में ये हुआ कि टीवी ने एक डिसाइड ये किया कि अब जैसे एफएम चैनल्स आ गए ना, बिल्कुल ये आप उस तरह से अनाउंसमेंट शुरू करेंगे। तो वो मतलब मैं एज ए अनाउंसर सेलेक्ट हो गया टेलीविज़न में। ठीक है। और मैं था और मेरे साथ नादिया साले थी, FM 100 वो भी करती थी, जिसने बहुत मकबूल उनकी नात थी, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, और हम दोनों की सिलेक्शन होगी। तो फिर अब ये है कि मतलब कभी सुबह में अनाउंसमेंट हो रही है, कभी शाम में हो रही है, तो इस तरह से मुझसे अनाउंसमेंट आप लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो एज लाइव हो रही होती थी। मतलब पहले ये था कि जैसे हमारे कुछ प्लेज होते थे ना बहुत पॉपुलर, उसमें ही होता था कि जैसे
80-90 स्पॉन्सर्स हैं, तो वो हम रिकॉर्ड करते थे, मतलब उससे अनाउंसमेंट से कोई 10-15 मिनट पहले हमारी वो रिकॉर्डिंग होती थी ताकि उसको एज लाइव वो देखे वो कर लें। ठीक है। उसमें भी बड़े मज़े का एक सीन ये हुआ कि एक दिन जमशेद साहब किसी मीटिंग में गए और नादिया की ड्यूटी थी और मेरी उसके बाद की ड्यूटी थी। ठीक है। तो नादिया आई तो इसको कॉल आ गई FM 100 से कि यहाँ पे वो डीजे नहीं आया तो तुम आ सकती हो। तो उसने कहा कि आसिफ 2 या 3 अनाउंसमेंट्स हैं, आज तो जमशेद साहब नहीं है तो आप कर दो, तो तुम कर दो, तो मैं उधर चली जाती हूँ, हो क्या जाती हूँ, तो तब तक वो आएंगे तो फिर देख लेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लिया जी। अब वो चली गई, अब वो जाके लाइव शो कर रही है, मतलब मैंने सुन नहीं लिया रेडियो पे। अच्छा। तो इस दौरान में अभी अनाउंसमेंट हम उनकी रिकॉर्डिंग करें तो जमशेद साहब आ गए। अच्छा। मीटिंग अचानक खत्म होगी। ठीक है। तो आए तो एकदम से रोक दिया, रोको अनाउंसमेंट। कहते हैं नादिया किधर है? किसकी ड्यूटी है? इसकी तो नहीं है, इसकी तो बाद में। तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि वो किसी काम से गई हैं, तो ये मतलब अभी कर रहे हैं। उनका ये नहीं करेगा। अच्छा। उसको फ़ोन किया, उसका नंबर बंद। उन्होंने कहा कि उसको कह दो कि वो नहीं आएगी। अच्छा। और इस दौरान में मतलब इतना टाइम हो गया और उस वक्त वो था कोई बहुत पॉपुलर कोई प्ले चल रहा था, उसकी अनाउंसमेंट अभी हमारी रिकॉर्ड होनी थी। अच्छा। अब वो टाइम गुजर है, मुझे साथ साथ घबराहट हो रही है कि अब मैं क्या करूँ। नहीं हो रही। तो एंड टाइम पे ना जब उन्होंने देखा कि मतलब टाइम बड़ा कम रह गया, तो जमशेद साहब ने कहा कि अपनी ये अनाउंसमेंट उठाओ और स्टूडियो में जाओ और ये तुमने लाइव करनी है। अच्छा। आप मुझे मतलब वाकई मुझे पसीने आ रहे थे कि मतलब 70-80 स्पॉन्सर्स बोल रहे हैं और उस पर मतलब आपका टैलेंट चल रहा है, साथ साथ आप बोल रहे हैं और उसमें कोई भी भंड हो सकता है, कोई गलती हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को बड़ा सिखाने का और बड़ा ख्याल करने का बहुत बहुत मैं कहता हूँ कमाल। वो जब मैं अंदर आया स्टूडियो में और मैं परेशान, वो अंदर स्टूडियो में आ गए। अच्छा। अनाउंसमेंट से 3-4 मिनट पहले आए तो कहते हैं कि बेटा भांड होगा ना, मैं यहीं खड़ा हूँ। अच्छा। कुछ भी नहीं होगा, तुम स्लो टेम्पो पे बोलो और करो। वेरी गुड। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप ये देखिए कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एतमाद, जब आपको कोई आपका बड़ा कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप यकीन जाने कि वो मैंने अनाउंसमेंट की और एक भी फंबलिंग मैंने नहीं। वेरी नाइस। लेकिन उसमें ये हुआ कि उस दौरान में मतलब नादिया को उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं करेगी, कुछ दिनों के उन्होंने ले ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर ये था कि जो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो नात पड़ी थी नादिया ने, वो ये था कि हम जमशेद साहब के स्टूडियोज़ में हम काम कर रहे थे, उनकी असिस्टेंट थी और मेरी बहुत बहनों की तरह बहुत अजीज़ है मुझे और मेरा शुरू से करियर में बड़ा मेरा साथ उन्होंने दिया और रेडियो की भी बहुत अच्छी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी थी। तो उनका नाम है शबाना रसूल। शबाना को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि ये नात उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करवानी है। अच्छा, ठीक है। अब वो जमशेद साहब की असिस्टेंट भी थी, ठीक है, और उनके स्टूडियो में जॉब कर रही थी। उन्होंने कोई 1400 काम उसको दिए कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो उसमें इतनी उलझी हुई थी कि शाम को जब उन्होंने आके कहा ना कि मतलब कि ये नात भी रिकॉर्ड करनी, उसने कहा जी मैं तो थकी हूँ, मुझसे नहीं होती। अच्छा। अब आप ये देखें कि वो ये होता है और मैं और नादिया बैठे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नादिया भी बहुत अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने कभी नात पढ़ी है? कहा जी सर। कहा ये वाली ज़रा नात पढ़ो। अच्छा। उसको उन्होंने लय बताई तो उसने पढ़ी। तो कहते हैं तुम करोगी? कहा सर मैं कर लेती हूँ। तो शबाना ने कहा अल्लाह का वास्ते तुम कर लो बस, ठीक है, मेरी जान छूट जाए। अच्छा, वो उन्होंने उससे सिर्फ आपको याद होगा कि खबरनामे से पहले सिर्फ एक जुमला आता था उसका नात का, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, और उसके बाद अहादीस का वो सिलसिला होता था। तो उसने वो रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, वो रिकॉर्ड करवाया तो उसके बाद वो बड़ा पॉपुलर हो गया, बहुत सारी दुनिया वो कहती थी खबरनामे से पहले हम ये सुनते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक दफ़ा नादिया ने फिर भंड मारा अनाउंसमेंट में। अच्छा। जमशेद साहब ने कहा कि अब इसने नहीं आना, मैं इसको नहीं आने दूंगा, ये जो है ना मतलब सीरियस नहीं हो रही है। क्या हुआ था, गलती कर दी कोई? फिर चली गई थी, फिर प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम करने और अल्टरनेट भी आपको कहा कि आप अनाउंसमेंट कर दें। तो अब मुझे भी उन्होंने कहा कि आइंदा मुझे पता चला कि तुमने ड्यूटी की है तो फिर मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। ठीक है। अच्छा, वो चली गई। उसके बाद मतलब उन्होंने उसको इतना डांटा कि इसके बाद तुमने नजर नहीं आना। तो कहने लगी आज से मैं नहीं आऊंगी, अब मैं नहीं आती हूँ, मुझे उन्होंने क्यों डांटा है। अच्छा, वो लाड भी हमसे ऐसे मतलब बच्चों की तरह ना, फैमिली की तरह इतनी मोहब्बत करते थे। तो वो कहने लगी मैं अब नहीं आऊंगी। लेकिन नादिया का भी रेडियो का नशा बोल रहा है वो रेडियो के प्रोग्राम करने को जा रही है भागे भागे। ऐसे ही है। अच्छा, मतलब उसके बाद अब होता ये है कि नादिया नहीं है, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद 1-2 लोगों को और उन्होंने ट्राई किया कि इनसे कराओ अनाउंसमेंट, नादिया को अभी नहीं बुलाना।
ठीक है। इस दौरान में पीटीवी के अवार्ड्स पहले होते थे इलाकाई, बिल्कुल। फिर नेशनल अवार्ड नेशनल होता अवार्ड्स। था। तो इलाकाई अवार्ड में उसकी नात नॉमिनेट होगी, अच्छा, तो यही नात बशीर कही, बशीर नज़ीर कही है, कही। नज़ीर कही है, नॉमिनेशन होगी। तो फिर भी उन्होंने उसको नहीं बुलाया, मतलब अच्छा, उन्होंने नहीं नहीं बताया कि मतलब ये इसकी हुई नॉमिनेटेड है, है, ठीक है। नॉमिनेटेड, हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ का मुकाबला का अनाउंसमेंट, वो फाइनल रिजल्ट आया, तो वो विन कर गई। अच्छा। अब जमशेद साहब मतलब खुशी के मारे खुश भी हो रहे, और उसको फ़ोन किया तो वो फ़ोन ही ना पिक करे ठीक है। कि मतलब मुझे फिर डांट पड़ेगी। हाँ। तो उसके बाद मतलब उसको फ़ोन किया कि जमशेद साहब से बात करो, कोई बहुत बड़ी बात है। तो उसने फ़ोन उठाया, बात की, तो उसने कहा जमशेद अंकल आप मुझे डांटते हैं, मैंने नहीं आपसे बात करनी। उन्होंने कहा मेरा बच्चा तुम कहाँ पे हो, भाग के हो, किधर हो? तो कहती क्यों सर, खैरियत है? उन्होंने कहा तुम्हें मतलब तुम्हारी नात सेलेक्ट हो गई है और तुम यहाँ से विन कर गई हो। नादिया बहुत खुश हुई, जाहिर और है। उसके बाद वो दौड़ लगाती हुई आई, और फिर यहाँ से फाइनल था लाहौर में, और लाहौर में भी वो विन किया तमाम उन्होंने, सेंटर्स में से बिल्कुल। वो विन कर गई। तो मतलब हम लोगों ने वो उस तरह के दौर देखा है कि डांट भी बहुत पड़ी है, लेकिन ये कि सिखाने वाले, साथ लेके चलने वाले, और बहुत अच्छी तरह से हमें टैकल करने वाले लोग हमें मिले। तो पीटीवी में जैसे आपने अनाउंसमेंट्स और ये इतनी प्यारी यादें भी और जो अचीवमेंट्स हैं वो आसिफ आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो फिर पीटीवी में दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अहवाल भी सुनाइए कि किस तरह से आपने मुकम्मल तौर पर फिर टीवी, रेडियो तो साथ साथ चल रहा है लेकिन आपकी जो परमानेंट एंट्री है वो टीवी में हो जाती है। टीवी में होती है। हुआ ये कि टेलीविज़न पे हम अनाउंसमेंट कर रहे थे और प्रोग्राम्स भी मैं कर रहा था। उस ज़माने में एक मॉर्निंग शो था, तलत हुसैन कर रहे थे, हफ्ता है रफ्ता। उसमें मतलब मैं पूरे हफ्ते की खबरें पढ़ता था। वो सवेरे सवेरे के नाम से उनका प्रोग्राम था, मतलब मॉर्निंग का शो, और उसमें हफ्ता रफ्ता के नाम से मैं पूरे हफ्ते की खबरें पढ़ता था। खबरनामा बैकग्राउंड पढ़ रहा था और डॉक्यूमेंट्रीज़ कर रहा था। तो उस दौरान में फिर ये हुआ कि टेलीविज़न ने एक चैनल शुरू करना था, चैनल 3 के नाम से, मतलब ये म्यूज़िक चैनल था। तो वो भी, उसके भी मतलब पायलट प्रोजेक्ट जो था जमशेद साहब के पास, वो मुझे कहने लगे कि इसका मतलब जो पायलट प्रोजेक्ट है ये तुम उसमें मतलब कंपेयरिंग करो। तो वो उन्होंने मतलब रिकॉर्ड करना था कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो एक नया चैनल शुरू होगा। उस ज़माने में शबाना, मतलब मैंने बताया ना कि बचपन से मेरी दोस्त थी, मेरी बहुत बहनों की तरह, और नाहिद आपा जिनके साथ मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, उनका भी मैं मतलब आप समझ लें कि छोटा भाई, और इतनी मोहब्बत मुझे मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इन दोनों लोगों ने मतलब जो है ना जमशेद साहब के कान खाना शुरू कर दिए कि अगर ये चैनल शुरू हो तो आपने इसको लेके आना है। तो वो कहने लगे कि शुरू तो होने दो, कोई काम तो होने दो, मतलब उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो उन्होंने पायलट उसका बनाया और उसकी वो रिकॉर्डिंग थी वहाँ पे पीटीवी एकेडमी में, और वहाँ पे सेट लगा और मुझे वो लेके गए, और उन्होंने कहा कि इस तरह से आपने यहाँ से आना है, ऐसे बोलना है, ये आपके गाने हैं, ये आपका इंट्रो है, उसके बाद आपने ये अनाउंस करना है। अच्छा, वो मैंने एक पूरा रिहर्स किया, तो उसके बाद वो कहने लगे कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। इस दौरान में ये हुआ कि रिकॉर्डिंग रुक गई। अच्छा। तो कुछ देर के बाद जमशेद साहब, वो गोल सी सीढ़ियाँ थी छोटी छोटी, उससे भागते हुए नीचे आए ना, तो कहते हैं कि पता नहीं उस वक्त मुझे याद नहीं है कि एमडी कौन थे, कि एमडी साहब कहीं जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करने के बजाय आप इसको DSNG के थ्रू आप मतलब आप मुझे मेरे यहाँ पे ऑफिस में इसका सिग्नल दें। अच्छा। और इसको करें और मुझे दिखाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि अब ये तुम समझ लो कि ये लाइव है। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं टेलीविज़न पे, मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज वो चीज़ें कर रहा हूँ कि लाइव वो करना, एकदम से वो आना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, बस तुमने ये करना है, और मैं तुम्हें जो क्यों देता जाऊँ, आपको पता है एयरपीस पर सारा कुछ बताया जा रहा होता है। खैर वो मैंने वो किया, और वो उसी वक्त पायलट जो है ना अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया, और उन्होंने कहा कि जी आप इस पर काम शुरू करें, ये नया चैनल शुरू करें। तो वो मुझे आके जमशेद साहब बड़े गले लगा के मिले, और वो कहने लगे कि जब टेलीविज़न की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो टीवी का एक चैनल 3 के नाम से जो शुरू हुआ, तो उसके पायलट प्रोजेक्ट के कंपेयर तुम थे। बिल्कुल। तो मतलब आप ये देखिए कि ये बड़ा एहसास। फिर मुझे लिखने का शौक़ था। मैंने मतलब रेडियो पे ड्रामे लिखे, मैंने प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए ड्रामे लिखे, टेलीफिल्में लिखी, और ये काम भी मैंने साथ साथ किया। तो जमशेद साहब ने एक कोई कंपटीशन करवाना था, उसके लिए मतलब उन्होंने UNDP के लिए वो प्रोजेक्ट करना था। तो उन्होंने वो ये किया कि बहुत सारे जो राइटर्स थे उनको बुलाया, और एक टॉपिक दिया कि आप इस पर स्क्रिप्ट लिखें, और आपने उस पर अपना नाम नहीं लिखना है, राइटर का नाम नहीं होगा। आप 6, 7, 8 लोग जो आए हैं, ये स्क्रिप्ट मुझे लिख के देंगे, और मैं इन सारों को पढ़ूंगा,
और पढ़ने के बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि मतलब इसमें से किसका ये स्क्रिप्ट है। फिर हम सब आपको बुला के मीटिंग करेंगे, जिसका वो होगा मैं उसको ये प्रोजेक्ट दूँगा। ठीक है। अभी मीटिंग होती है, मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मुझे लिखने का शौक़ है और मतलब मैंने रेडियो के लिए लिखा है, मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए लिखा है, तो मैं भी इसके लिए लिखूँ। तो कहने लगे यही टॉपिक है, तुम भी लिख के देख लो। और उसमें बड़े रिनाउंड, उसमें जिन्होंने मतलब बंधन भी लिखा, 2-3 और लोग बड़े रिनाउंड उसमें राइटर्स थे। तो उन सब को उन्होंने कहा अच्छा, वो मैंने तो वहीं स्टूडियो के ऊपर उनका एक कमरा होता था, वहीं बैठ के मैं लिखता था। जब मेरी फिल्म की डबिंग ख़त्म हुई या मतलब कोई रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो मैं वहीं बैठ जाता था। तो वो मैंने लिखा और लिख के मैंने शबाना को दे दिया कि मतलब जब ये बाकी हैं तो उसमें ये रख देना। ठीक है। अब उन्होंने वो मीटिंग की, जब फाइनल हो गया सब राइटर्स को बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि मैंने सारे ये पढ़े हैं स्क्रिप्ट और बगैर किसी के अप्रोच के या उसके, मुझे क्योंकि एक प्रोजेक्ट करना है तो उसमें से जो मतलब मैंने सेलेक्ट किया ना वो आप देख लें, तो जिसका भी है आप लोग देख लें, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा डन है। ओके। अब ये इस तरह से शुरू हुआ। पहले राइटर को दिखाया वो स्क्रिप्ट, तो उसने कहा कि नहीं ये मेरा नहीं है। ठीक है। दूसरे को दिखाया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को। अच्छा वो खत्म होते जा रहे, लाइन खत्म हो रही है तो मेरी धड़कनें तेज हो रही है कि मतलब इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो किसका है? ठीक है। तो आखिरी बंदे ने भी कहा कि मेरा स्क्रिप्ट तो नहीं है। तो कहते भाई किसका है? तो मैंने कहा सर मैं देख लूँ, ये मेरा तो नहीं है। तो कहने लगे कैसे हो सकता है? तुम्हारा कैसे अप्रूव हो गया? ठीक है, कैसे हो सकता है? तो शबाना लेके गई उनके पास, उसने कहा ये, तो मुझे दिखाया। मैंने कहा ये तो मेरा है। अच्छा। वो हंसना शुरू हो गए, कह रहे हैं सही बताओ ये तुमने लिखा है? अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। तो वो सारे भी बड़े हैरान हुए कि ये क्या, ये मतलब कल का बच्चा ही उठ के हमें मतलब। तो खैर उन्होंने मुझे वो प्रोजेक्ट दिया। अच्छा, मेरिट पे बिल्कुल दिया। अच्छा। और मैंने उसके 12 प्ले लिखे थे। फिर उसके लिए फिर मैंने उनके लिए वो काम किया और वो मतलब मुझे फिर आप ये देखें कि जब मैं क्योंकि वॉइस ओवर कर रहा था और उनके पास काम भी कर रहा था और उनसे मतलब ज़्यादा इंट्रैक्शन ऐसे हुआ कि PTV अवार्ड्स हुए और अवार्ड्स की रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैं भी साथ साथ था। अब उसकी एडिटिंग हो रही है और एज लाइव जैसे टीवी पे होता है कि मतलब 1 घंटे की टेप बन के चली गई है और वो चल रहा है और साथ दूसरा एडिट हो रहा है। और उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त जमशेद फशोरी साहब को 104 बुखार था और वो बैठ के कांपते हाथों से वो एडिटिंग कर रहे हैं। और क्योंकि मैं साथ था, शबाना साथी, हमें चीज़ें पता थी तो मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा नहीं मतलब मैं रुकूंगा, मुझे जो चीज़ें पता है अगर ये कुछ चीज़ मांगे तो मैं साथ में हेल्प करूँ। अच्छा वो मैं कर रहा हूँ तो कहीं रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि मैं 6 साढ़े 6 बजे चला जाता था, साढ़े 11 बजे ना एकदम से उन्होंने कहा पानी पानी, मतलब काँप रहे थे ना बिल्कुल, बड़ा सा कंबल लपेटे हुए लगे हुए थे। तो मैं भाग के गया, पानी लेके आया। तो मैंने आगे पानी दिया ना, तो उन्होंने पानी पिया तो कहते हैं शुक्रिया। तो एकदम मुझे देखा, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या टाइम हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर आप वो कर रहे थे तो मुझे चीज़ों का पता था, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मतलब जो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि शबाना के पास बहुत ज़्यादा काम है तो सब मसरूफ़ हैं। आप यकीन जाने उन्होंने कहा कि तुम इतने मेहनती और इतने काम वाले हो तो मुझे कभी भी ज़िंदगी में मौका मिला ना तुम्हारे लिए काम करने का तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए करूँगा। और फिर ये कि क्योंकि जब मैं टेलीविज़न में गया तो मुझे पहले से मतलब स्क्रिप्ट का भी पता था, वॉइस ओवर का पता था, बोलते कैसे हैं और लिंकिंग लिखना भी आती थी। चैनल 3 जब शुरू हुआ तो उस वक्त मैं मतलब सारे जो आर्टिस्ट थे जो हमारे एंकर्स उनको मैं लिख के देता था साथ। तो मतलब उस तरह से मुझे आसानी हुई। फिर जब जॉब का हुआ तो मेरा जब टेस्ट और इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त शायद गालिबन शौकत साहब थे वो जनरल मैनेजर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो वो कहने लगे कि तुम काम कहाँ पे करते हो, क्योंकि जो तुम चीज़ें बता रहे हो तो सारी प्रोफेशनल है। Exactly. तो मैंने कहा जी मुझे क्लास 2-3 से मैं ये कर रहा हूँ और मैंने इन चैनल्स के साथ यहाँ पे काम किया और ये कर रहा हूँ और मैं अभी जमशेद साहब के साथ कर रहा हूँ। तो वो पठान थे, कहते हैं अच्छा तू जमशेद का बच्चा है। ठीक है। तो उस तरह से फिर मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मैं प्रैक्टिकल। तो अभी आप पाकिस्तान टेलीविज़न में क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? इस वक्त मैं वहाँ पे हूँ सीनियर प्रेजेंटेशन ऑफिसर और जो प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहा हूँ। तो आपको भी कॉल्स आती हैं इसको ले लो, इसको रहने दो, इसको कर लो, इसको ज़्यादा पैसे देने हैं, हमारा क्या रहा है? नहीं, मेरा उस तरह से डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन है नहीं। ठीक है। हम लोगों का ये है कि मतलब जो प्रोग्रामिंग आपने ऑन एयर करनी है ना उसको देखना, ठीक है, कमर्शियल को ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन पूरी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोलर के मतलब आप समझ कि वो है काम। ठीक। तो अभी वैसे पाकिस्तान टेलीविज़न पहले अपनी प्रोडक्शन किया करता था, अभी हमने नोटिस किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न आउटसोर्स करने लग गया।
ड्रामास पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ जो थे ना हमारे प्रोविंसेस वो कंट्रीब्यूट किया करते थे। हमें कोयटा का ड्रामा नज़र आ रहा है, हमें पेशावर का। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पूरा पाकिस्तान था, अब हमें वो कमी नज़र आ रही आप ये है। देखें कि जब अवार्ड्स भी होते थे ना, तो चारों सूबों से तमाम सेंटर से नॉमिनेशंस नॉमिनेशन होके आती थी बिल्कुल कि बेहतरीन अदाकार अदाकारा, और उस वक्त कंपटीशन होता था ड्रामों का भी। लेकिन ये कि उसे बदकिस्मती कहें या मतलब आप ये समझें कि शायद उतने सोर्सेज नहीं रहे कि मतलब आप कहते हैं कि बजाय इसके कि हम प्रोडक्शन करें, ये काम करें। हालांकि होना यही चाहिए कि आप ये देखिए कि आप दायरे गैर में देख लें, आप हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी जो इंडस्ट्री है और जो उनके स्कूल हैं शोबिज़ के हवाले से, उसमें जो पढ़ाने के लिए हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, तो ये अलमिया तो है। लेकिन ये कि अब यही दिखाया जाता है कि मतलब अगर एक प्राइवेट प्रोडक्शन का ड्रामा अच्छा बना हुआ है और उसके साथ हमें एड्स मिल सकते हैं, तो बजाय इसके कि मेहनत की जाए, वो मेहनत उसी वाला को ले लेते हैं। वो ले लेते हैं। बस वो ये चीज़ शुरू हो चुकी है। अच्छा, अगर अब बात करें आपके कैरियर में आपको किसने मुतासिर किया, अगर हम, क्योंकि आप इतनी सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, आप फीचर भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड वॉइस भी है, और इवन के इंटरनेशनल काम आपने बहुत किया जोग्राफिक समेत, तो आपको क्या लगता है कि एक अगर आपको चूज़ करना पड़े कि ये वाली जो फील्ड थी ना, ये वाला जो मेरा काम था, मैं थ्रू आउट इसको लेकर चलूँ, या फिर वो जो एक मल्टीटास्किंग को अच्छे तरीके से कंपीट करना ही आपके अंदर अच बस गया है? असल में मतलब लिखने का, बोलने का, और ख़बरें भी मैंने पढ़ी हैं और लाइव शोज़ भी किए, और जितने ही एफएम चैनल्स हैं सब पे मैंने काम किया हुआ है। तो उसमें मतलब हर तरह का मैंने काम किया। लेकिन अगर मुझे आप मुझसे पूछें कि मतलब मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे ये है कि मैं स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, मैं ड्रामे के हवाले से। ठीक है। मतलब आप ये देखिए, मैंने अंगारबादी जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो मैंने रऊफ़ खालिद साहब का इंटरव्यू किया, और उनको मैंने उस वक्त ये कहा था कि सर मुझे लिखने का शौक़ है। तो बहुत धीमे लहजे वाले बड़े अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि बरखुरदार आप मेरे पास आएँ, मेरे ऑफिस में आएँ। तो मैंने कहा जी, कहने लगे कि कोई स्क्रिप्ट लेके आइएगा। ठीक है। मैंने एक टेलीफिल्म एक प्राइवेट प्रोडक्शन को लिख के दी थी, उसकी मेरे पास कॉपी पड़ी थी। ठीक है। अब मैं वो लेके गया हूँ, और मतलब उन्होंने कहा, मुझे टाइम दिया हुआ था। अब मैं जब वहाँ पे उनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो अभी मसरूफ़ हैं। तो मैंने कहा जी आप जाके बताएं कि रेडियो पाकिस्तान से आसिफ आया मुझे, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था। तो वहाँ पे उन्होंने जाके उनको बताया, तो वो कहने लगे कि इसको भेज दो। और जब मैं उनके ऑफिस में पहुँचा ना, तो फौजिया, उनके कमरे के बाहर उनके जूते पड़े थे। तो मुझे उनके जो बंदा साथ गया था, उसने कहा यहाँ पे आप जूते उतार के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी जूते नहीं पहनते हैं, और वो मतलब और वो नीचे सुकून से बैठे हुए थे, और बहुत अच्छे तरीके से मिले। और मुझे एक बात उन्होंने कही, चाय या कॉफ़ी का पूछा, कहने लगे कि देखो, मैं एक सीधी सी बात पहली मतलब आपको मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा कि आप मुझे स्क्रिप्ट दिखाओ, अगर तो मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र आती है ना, तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है। नहीं तो मेरा टाइम बहुत मतलब इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, मेरा मसरूफियत का टाइम है, मैं टाइम नहीं दे सकूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप देख लें। अच्छा, उन्होंने मतलब वो लिया, और पहला उसका जो उस टेलीफिल्म का टाइटल था, आपने शायद वो आपने सुना हो, वो यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले, और हमको तू ना मिला। तो किसी को हम ना मिले कि शायद उन्वान से वो टेलीफिल्म थी। ठीक है। तो उन्होंने वो उसका पहला पेज पढ़ा, उसका इंट्रो पढ़ा, उसके बाद पहला सीन पढ़ा। तो कहते हैं आपने खाना खाया है? अच्छा। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि फिर हम दोनों भाई इकट्ठे खाना खाएंगे। तो उन्होंने बैल दी, उन्होंने कहा कि मेरे मेहमान भी खाना खाएंगे, और खाने का इंतज़ाम करें। आप ये देखें कि 105 पेज थे उस टेलीफिल्म के। ठीक। उन्होंने वो पूरी की पूरी बैठ के पढ़ी। अच्छा। मेरे सामने पढ़ी है, और पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये टेलीफिल्म मुझे देते हो ना, अभी यहाँ रख के चले जाओ, मैं तुम्हें अभी बाहर फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हें पेमेंट दे देंगे, तुम लेके चले जाओ। ओके। अगर तुम ये काम करना चाहते हो, फ्यूचर में भी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा कि तुम्हारे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है, मुझे ग्रूम करने में टाइम लगा, तुम्हारे अंदर है, तुम मुंशी राइटर कभी भी ना बनना। ज़िंदगी में चाहे 2 चीज़ें लिखना, लेकिन जो तुम्हारा अपना स्टाइल है उसको लेके चलना। वेरी नाइस। आप ये देखिए कि मतलब एक बड़ा राइटर, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तो मुझे मतलब आप ये देखें, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने
उसके बाद एक वहाँ से डेनमार्क से एक स्टूडेंट आई थी, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे, उनको मैंने 2 टेलीफिल्में लिख के दी। ठीक। और उन्होंने वहाँ से जाके फिर मुझसे अप्रोच की, मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मेरी फैमिली आपके लिए कोशिश करेगी कि मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर मैंने प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए 2-3 टेलीफिल्में लिखी। और एक मेरी वो उन्होंने जिन्होंने रिकॉर्ड की थी मेरी फिल्म वहाँ पे DM डिजिटल के नाम से UK में, वहाँ से उन्होंने उसको ऑन एयर किया। और एक अभी मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के दिया है, वो है वहाँ पे कनाडा में, और वो टिफ के लिए टोरंटो फेस्टिवल के लिए वो टेलीफिल्म कर रहे हैं, उसका मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। वेरी नाइस। हालांकि मतलब मुझे तो मतलब आप स्क्रिप्टिंग और लिखने की तरफ आप चाहते हैं कि मैं इसको कैरी ऑन एक करूं? मुझे वो लिखने का बहुत शौक है, और एक मुझे इंटीरियर का जो है ना, अब मैं यहाँ के बैठा हूँ तो मैं ये मतलब सारे ऑपोजिट शौक है ना। मतलब आपको बताऊँ एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है इंटीरियर और आप ये देखें कि आपके पास अगर अच्छा माहौल है ना तो आपको लिखने का भी मज़ा आएगा, पढ़ने आपको का भी। बात करने का भी मज़ा आएगा। अगर आपको माहौल के अंदर ही एक आपको एक अजीब सी सफोकेशन है, घुटन है, तो आप वहाँ पे काम करते हुए, तो ये दोनों मैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब मिलती जुलती हैं। और मैंने जब मतलब मैंने इंटीरियर सीखी तो उस ज़माने में मैंने अपना कमरा पूरा डेकोर किया और बनाया, तो मैं उसको बंद कर देता था कि कोई और बहन भाई इसको ना ख़राब नहीं करेंगे। तो मैंने कुछ लैम्प भी डिज़ाइन किए, कुछ मैंने पेंटिंग्स बनाई। तो ये सिर्फ अपने कमरे की हद तक महदूद रहा या दीगर बहन भाइयों बहन भी भाइयों आपसे के कहा कि हाँ हाँ मतलब उनके घर में अभी मैं जाके कोई ना कोई वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है कि इसको ऐसे कर लो, ये कर लो। ठीक है। बाज़ों का तो ये होता है कि मतलब एक आध मेरा दोस्त नाराज़ भी हो गया, उसको मैंने कहा कि यार कि आप इसको इस तरह से चेंज कर लो ना तो ये बड़ी अच्छी लुक आ जाएगी। तो वो उन्होंने थोड़ा माइंड भी किया। तो लेकिन ये कि मतलब आपको अगर एक चीज़ आती है ना तो आप अच्छे अंदाज से बता दें किसी को, हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए, बेहतरी आ जाए। तो ये दोनों शौक मुझे हैं जिनको मैंने लेके चलना है, आगे चलने हैं। ये आगे चलने हैं। शायद मैं उसी वजह से बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। बूढ़ा होने की जरूरत भी नहीं है आपको, यू आर फॉरएवर यंग। आसिफ, हमें ये बताइए कि आपको किसने मुतासिर किया? अगर जैसे आपका स्क्रिप्टिंग में शौक है तो एज ए राइटर अगर आप बताएं, जो ब्रॉडकास्टिंग आप करती हैं, फिर एज ए ब्रॉडकास्टर आप बताएं, मेल फीमेल कोई भी जो आपको लगा हो कि जब इनके साथ काम करके या मैंने इनको एडमायर किया, इनसे सीखा, मैं चाहता था इन जैसा मतलब बनूं, या फिर वो एज ए को फेलो भी तो काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर कुछ लोगों को हमें अप्रिशिएट करें यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि मतलब मेरे साथ पहला शो ही जो मैंने किया था नाहिद आपा के साथ किया था, और आज तक उसके बाद मैंने उनके साथ उन्होंने सीरियल्स किए, मैंने उनको असिस्ट किया, और ड्रामा साथ उनके लिखवाया भी, लिखा भी उनके साथ, 1-2 प्लेस में छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी किए। तो मतलब वो मेरी बहुत फेवरेट, मतलब वो समझ लें कि मुझे उंगली पकड़ के चलना उन्होंने सिखाया। और मिसेज़ आफ्ताब इकबाल थी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। अभी भी मुझे जब वो कभी कहीं पे बात होती है तो बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बड़ी खुशी होती है। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मतलब, और सरच शाहरुख थी, ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे शुरू से बोलना, और माइक्रोफोन आपकी देखेंगे हम हमारे घर में तो पंजाबी बोली जाती है, और ये रेडियो की वजह से ये हुआ कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो गया। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया। वहीं मैंने आर्ट्स काउंसिल में नाहिद मंजूर साहबा वहाँ पे डायरेक्टर थी, तो मैंने वहीं पे इंटीरियर सीखी। तो मतलब एक उसमें उनकी वालदा बहुत बड़ी राइटर थी, और वो ख़ुद बहुत अच्छी ड्रामा राइटर हैं। तो उन लोगों से मैंने बहुत सीखा, और मैं हमेशा मतलब मुझे होता है कि मैं ऐसे जो हस्तियाँ हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ रहे। वो कि अभी वो मुझसे बहुत नाराज़ भी होती हैं क्योंकि मसरूफ़ियत, वो कहती हैं कि तुम्हें टीवी में, वो और शबाना दोनों ही कहती हैं कि टीवी में भेज के हमने अच्छा नहीं किया, बिजी हो गए हो, टाइम नहीं होता। तो आसिफ गुस्सा किस पे आया कि इसने तो आज क्या प्रोग्राम, आज मज़ा नहीं आया, ये ना होता ना साथ में तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या ये ना होती तो कुछ ज़रा वो भी बताएं, बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, ऐसा मेरे साथ कभी भी मत, मैं शायद मेरी एक फितरत में ये है कि मैं कभी किसी को ना तो मैं लेट डाउन करने का मुझे शौक़ होता है, और ना ही मैं समझता हूँ कि मैं किसी से थोड़ा सा बेहतर भी हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी साथ मेरे चले। मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने किसी को ये क्या कहे कि ये कमतर है, मैं बेहतर हूँ और उसके साथ नहीं करना, ये ना करें। मैंने अपनी चीज़ें भी, आप ये देखें कि टेलीविज़न में बैठे हुए भी कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा ना कि ये डॉक्यूमेंट्री है, ये इसकी वॉइस ओवर करवा दें, तो मैं उनको कहता हूँ कि पढ़ने के बाद कहता हूँ कि ये फ़लाँ आवाज़ जो है ना वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो कहते हैं कि यार आप यहाँ बैठे हुए, आपको काम हम दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, देखिए मुझे काम नहीं, मुझे ये देखना है कि इसके साथ मैं इंसाफ कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो मतलब वो चीज़ मुझे है, और मैंने सबके साथ जिसके साथ भी काम किया है, आप किसी भी मतलब हमारे जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आप किसी को फ़ोन करके कहें कि एक प्रोग्राम है और साथ आसिफ होगा,
कहेंगे अभी कर लो रिकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, नो डाउट। मैंने भी आपके साथ जो काम किया है वाकई में एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन देना अपने अदर फेलोज को भी। आसिफ, कोई ऐसी याद आपकी रेडियो की, टीवी की, जो आपको लगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी को इसने बहुत ऐड ऑन कर दिया, बहुत प्लस कर मज़े दिया? मज़े के किस्से हुए हैं, बड़े मज़े के वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा हम प्रोग्राम इंतखाब की रिहर्सल कर रहे थे, तो रिसेप्शन से फ़ोन आया। अच्छा। तो राहिला तस्नीम फ़ोन उठा के तो कहती हैं अच्छा, और बहुत ज़ोर से कहका लगाया, तो फ़ोन बंद कर दिया। कहती हैं अच्छा मैं आती हूँ। तो फ़ोन बंद हुआ तो कहती हैं आसिफ महमूद चलो ज़रा नीचे। ठीक है। मैंने कहा क्यों, खैरियत है, क्या हुआ? कहती है ज़रा चलो ना मेरे साथ रिसेप्शन पे चलो। अच्छा। मैंने कहा खैरियत है, क्या हुआ? कहती है तुम्हारा रिश्ता आया है। अच्छा, लाइव रिश्ता आ गया आपका? लाइव रिश्ता आ रेडियो गया। पहुंच गया? अब मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा जी आप ये क्या ये कह क्या रही हो गया? हाँ। कह रही वो रिसेप्शन से फ़ोन आया कि कोई लड़की आई हुई है हाँ। और वो कह रही मेरे से शादी करनी है। अच्छा। अब रेडियो उस ज़माने में 92 93 में तो ये देखें कि आपको तस्वीर तो आ नहीं रही, किसी को पता नहीं है, आवाज़ तो सुन रहे हैं। आवाज़ सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम आगे ना जाना, मुझे ज़रा जाने दो, मैं चेक करती हूँ पहले। अब मैं जाके देखती हूँ। तो वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी अच्छा। और चकवाल से वो बच्ची, अच्छा। मतलब वहाँ से वो आ गई और रिसेप्शन पे आके बैठी हुई। तो ये जाके उनसे मिली तो कहने लगी मुझे उससे शादी करनी है और मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा उसको समझाया कि देखिए आपके वालिदैन को पता चलेगा और ये चीज़ें होंगी, कितनी बड़ी बदनामी होगी। तो मतलब उन्होंने बड़ा समझा बुझा के, कहती है अच्छा मुझे उनसे मिलवा तो देना। तो उन्होंने कहा कि वो तो आए ही नहीं है, वो तो आज नहीं आया, उसका आज प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मतलब हम उसको बता देंगे, लेकिन आपको हम अभी भिजवाते हैं। उन्होंने वहाँ से गाड़ी करके पैसे देखो उसको वो वापस भेजा। ठीक है। तो मतलब उस ज़माने ये भी हुआ? ये भी हुआ। अच्छा, एक मैं कर रहा था वर्ल्ड सर्विस में प्रोग्राम कर रहा था और उसमें हमारे जितने थे ना आलमी सर्विस के लिसनर्स, ये कि मगरबी यूरोप और बरतानिया के, वो मतलब हमारे वहाँ से सुनने वाले आते थे। तो अब यही प्रोग्राम में कोई एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी प्रोड्यूसर से। अब मैं भाग के ड्यूटी रूम आया तो ड्यूटी रूम का नंबर बिजी और ड्यूटी ऑफिसर फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मतलब मैंने कहा मुझे फ़ोन करने बंद करो उसको। दोस्त उसका कहने लगा मुझसे जान छुड़ा रहे हो तुम, जो है ना ये किसी का नाम लगा के कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे हाँ फ़ोन करना है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसे इशारा किया, मैंने कहा उससे कहो कि किसी लड़की ने फ़ोन करना है हमारी अनाउंसर। तो उसने कहा कि यार हमारी प्रोग्राम जो करी से खातून जो है ना, जो लड़की है, तो उसने फ़ोन करना है। कहता अच्छा फिर ऐसा है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरी उनसे बात कराओ। अच्छा। अगर वो मुझे कहती हैं कि मतलब मुझे कॉल करनी है तो मैं बंद कर दूँगा। ठीक है। उसने कहा ये लो बात कर लो। मैंने लड़की की आवाज़ में उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप फ़ोन बंद कर दें, मुझे कॉल करनी है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अभी ज़रा हमें बता दें, मुझे पता है आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, आवाज़ आपकी ऐसी वर्सटाइल है ना, अभी हमें बताएं आपने कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया या उल्लू बनाया? नहीं, उससे मैंने बात की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, देखिए जमाल साहब मुझे अभी प्रोग्राम में कर रही हूँ और मुझे ज़रूरी कॉल करनी है, बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, वो मैंने कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कॉल की, मैं स्टूडियो में चला गया। अच्छा। प्रोग्राम करके वापस आया तो मुझे कहता है कि वो मुझसे पूछ रहा था कि इसका नंबर दे दो, कौन है, इसका नाम क्या है, कौन है। तो कहता है मैंने कहा कहते हैं मैं नहीं बता सकता। तो उससे पूछे बगैर नहीं बता सकता। मैंने कहा उसको कहना है इसका नाम टीना है, मतलब लेट्स सपोज कोई ऐसा नाम बता दिया, फर्जी नाम बता दिया। तो उसने बता दिया। तो कहने लगा इसका कब का प्रोग्राम होता है। ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने उन टाइमिंग में उसमें ड्यूटी रूम में फ़ोन करना शुरू कर दिया, मुझसे बात करना शुरू कर दी और फिर उसने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मुझे आपसे मिलना है। अच्छा। अब ये जो मेरा दोस्त है ये कहने लगा कि ये किसी डायरेक्टर का बेटा है और इकलौता बेटा है। ठीक है। और अगर ये मतलब राज खुल गया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अब उस ज़माने में लोक विरसा में हो रहा था मेला। तो मैंने कहा मैं वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो इसको वहाँ बुला लेते हैं, सामने तो मैं आऊँगी नहीं और मैं आ भी नहीं तो उसको क्या पता है कि कौन है। तो मैंने कहा जी आप ऐसा है कि मैं आपसे इस तरह से मिल तो नहीं सकती, लेकिन ये कि मेरी फैमिली साथ होगी तो आप फला गेट पे ना आ जाइएगा। अब ये मेरा दोस्त मतलब मेरे साथ आया और छुप के देख रहा है कि वो आता है कि नहीं आता है। तो जब वो आ गया तो उसने कहा कि वो सामने जो गाड़ी आके रुकी है ना, और ये बाहर भी निकल के अभी देखेगा ये है। आप यकीन जानें कि जब वो नौजवान बाहर आया गाड़ी से तो जैसा नोमान इजाज़ है ना, उस तरह की पर्सनैलिटी, इंतहाई गुड लुकिंग, और उसने कई सारे गिफ्ट उठाए हुए। अच्छा। और इधर उधर देख टीना के लिए। हाँ। तो
अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। तो फिर मतलब उसने ना उससे बताया कि जी उसकी फैमिली है साथ में, उसने मतलब हिजाब किया हुआ है। अब किसी फैमिली को उसको बता के कि वो ये है और ये मिल इस तरह से नहीं सकती है, कहते हैं मेरी एक दफ़ा बात तो करा दो। उसने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। Oh my God. अच्छा, उसके बाद फिर उसने दोबारा मुझसे रब्ता किया कि मुझसे आप एक दफ़ा बात करें। मैंने कहा देखो मैं अपने मामू के घर रहती हूँ, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, उन्होंने मुझे पढ़ाया, अगर ऐसी ज़रा सी बात भी लीक होगी ना मेरे तो लिए मेरे बहुत लिए मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मतलब मैंने कहा और मैं नेक्स्ट वीक में मैंने जाना है कराची। उसने मिन्नतें की, मैंने कहा जी मैं मिल नहीं सकता। उसने कहा तुमने अगर ये बता दिया तो हमारा तो बड़ा हो जाएगा। अब मतलब उसको मैंने खुदा हाफिज़ कह दिया और बड़े रोते धोते फ़ोन किया कि मतलब मुझे याद इमोशनल रहोगे वाला। और ये फला अच्छा। उसके भी। और उसके बाद मतलब वो फ़ोन बंद हो गया। मुझे रात को मेरे दोस्त की कॉल आती है कि अच्छा। उसको मतलब एकदम से हार्ट प्रॉब्लम हो रही है हाँ, उसको और तो उसके सदमा लग गया है। फादर ने मतलब मुझे फ़ोन किया कि यार इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इसको बुखार हो रहा है और फ़ौरन आओ इसको लेके जाए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसकी हार्ट की मतलब कुछ प्रॉब्लम हार्ट आ बीट रहा है। अबनॉर्मल आ रही है। अब ये वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि खुदा का वास्ते दुआ करो इसको कुछ हो ना। हाँ, मजाक अब मजाक में। उसके वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा इकलौता बेटा है, तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं मतलब वो करता हूँ, बात कर लूंगा। बात करता हूँ कि तुम इसके पास रहो। तो वो मुझे उसने किस्सा सुनाया कि वो मैं उसके घर में रह गया। अब वो धाड़े मार के रोए और वो कहे कि मेरी टीना से एक दफ़ा टीना बात से करा। बिछड़ गया, उससे बात करा दो, ठीक है। तो इस तरह के उसके बाद मैंने तौबा की थी कि मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं करना। एक मेरा रेडियो का बहुत मशहूर मेरा कैरेक्टर है, जी। वो बेजी का। बिल्कुल। वो मैंने मतलब बहुत अरसा किया और उस पे भी मैंने बड़ी शरारतें की हुई हैं, बड़े लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया। और मेरी एक भाभी हैं, उनकी वालदा पटोहारी बोलती हैं, हालांकि मुझे पटोहारी उस तरह से हम बोलते नहीं हैं, आती नहीं है, लेकिन मैंने वो सीख के ना, तो उसकी वालदा जो है वो एबटाबाद में थी, तो उन्होंने मेरी बात कराई अच्छा। कि माँ जी आपके साथ मतलब हमारी एक आंटी आई हुई हैं, वो तो बात इनसे करेंगे। बात करें। तो वो कैसे आपने बात की, हमें भी करके बताएं अभी दोबारा से। तो वो उनसे मैंने बात की थी। क्या हाल है? हेलो, ए सफेदा बोलनी है? अरे क्या हाली वाले नो? हाय मैं तारी सहेली हूँ। हाय मीरा जॉनी रेशमा बोलनी है दीदी। क्या हाली? तो इस तरह अमेजिंग आसिफ, अमेजिंग। ये टैलेंट वाकई में, जिस तरह से आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इंटीरियर का शौक है और वो भी आप बहुत अच्छा करते हैं। फिर मैंने खुद आपके साथ काम किया, माइक पे भी, ऑफ माइक भी काम किया हम लोगों ने, लेकिन एक्सीलेंट। अभी मुझे ये बताएं, आपको अदाकारी का शौक नहीं हुआ टीवी में रहते हुए भी मैं ड्रामा कर लूं? थोड़ा सा क्योंकि मैंने अच्छे काम खासे ड्रामेबाज हैं। शुरू में थोड़ा सा मैंने काम किया था, लेकिन वो मुझे कंपेयरिंग का शौक था, तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैंने मतलब कुछ सिंगर्स की ना पैरोडीज भी की मैंने, और वो भी बड़ी मतलब अप्रिशिएट की गई। किस किस की? मैं कोई एक आध को आपको बिल्कुल, जरूर जरूर सुना देता हूँ। तो वो मतलब मैं कई दफ़ा स्टेज पे वो कर रहा होता था, तो वहाँ पे मतलब मुझे फरमाइश भी आती थी कि आप ऐसे बोल के करें। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम लोग कर रहे थे पेशावर में, PF बेस पेशावर में हम एक शो करने गए, और उसमें नादिया साले भी थी, हम 5-6 और सिंगर्स थे, हम सारे गए। तो जब वो शो पे जाना था ना, तो एंड टाइम पे जब हम तैयार हो रहे थे, उस वक्त लाइट चली गई। ठीक है। अब उसने नादिया ने बाल धो के, तो उसने वो ड्राई करके ना, तो उनको वो करना था, वो रोलर से वो सेट करना ठीक है। था। अब लाइट चली गई है, अब मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसने ना गीले बालों की कंघी करके, तो एक जैसे मौलाना सा बन के बैठी हुई। अब हम जा रहे हैं, और जिस वक्त जाने लगे, नाहिद आपा लोग ये मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर थी। तो हम जैसे वहाँ से स्टेज की तरफ जाने लगे, तो लाइट आ गई। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ऐसे मुझे ना मेरे साथ खड़ी कहती हैं, ओ मेरे खुदाया ये क्या बन गई है, इसने तो मेन जाके सिंगिंग करी है। तो कहती हैं मेरी प्यारी, मेरी चाँद शहज़ादी, तुम ऐसा करो, तुम जाके ना बाल अपने रोल कर लो और कर लो। उसने कहा नहीं नाहिदा आपा, अब तो टाइम ही नहीं रहा, मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि फिर ये चिपके वैसे ना रखो, इनको थोड़ा सा वो कर लो, खुश कर लो, थोड़ा सा वो हो जाए। तो कहने लगे नहीं मुझे ऐसे ठीक लग रहा है। अब मैं स्टेज पे आके मैंने ओपनिंग कर ली है, अच्छा। एक गाना चल रहा है, मुझे वो ठीक है। पीछे आके ना मुझे फिर नाहिदा आपा कहने लगी, खुदा का वास्ता इसको किसी तरह से नादिया को कहो करो। कि ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, कि मतलब ये बुरी लगेगी वहाँ पे। मैं स्टेज के गया वापस, माइक बंद करके मैंने कहा नादिया, नाहिदा आपा कह रही हैं कि थोड़े से ना बालों को चेंज कर लो, वो बुरा लगेगा। उसने ना यूं करके थप्पड़ मारा, यूं मार के कहती यूं कर लो, अब ठीक है। अब वो गीले बाल सारे मुंह के ऊपर।
अब उसने रोना शुरू कर दिया, मैंने गाना ही नहीं। अच्छा। और नेक्स्ट उसकी एंट्री है और और मैं पीछे कर रहा हूँ और आगे वो गाने वाला गा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद अब मतलब उसने रोना शुरू कर दिया, वो वापस जा रही है, उसकी वालदा उसको रोक रही है। मैं वो गाते गाते तालियां बजाता उसके पास, सिंगर के पास गया, उसके कान में कहा एक गाना और गा लेना, मैं किसी तरह से इसको बनाऊं। इसको मनाऊं। अब वो सामने सारे बैठे हैं, उनको समझ तो लगी नहीं। मैंने जाके नादिया को हाथ जोड़े, खुदा का वास्ते देखो हमारी इज्जत का मामला है और नाहिद आपा नाराज हो जाएंगी, मतलब हम इतने दूर से आए हैं, दूसरा दिन है, हमें ठहरे हुए यहाँ पे और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो तुम करो। खैर उसने थोड़े से बाल ठीक किए, उसके बाद उसने वो गाया और बड़ा अच्छा गाया और बड़ा मतलब अच्छा हमारा वो शो गया। लेकिन ये कि मतलब बिहाइंड द सीन बड़े बड़े ऐसे चीजें चलती हैं। ऐसे हो जाता है। तो उसमें आपने वो मैंने पैरोडी का कहा था, मैं आपको ज़रा से एक लाइन सुना देता हूँ। जरूर जरूर। माला क्या आपने सुना हुआ है, गमे दिल को इन आँखों से छलक बहुत ही जाना भी आता है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ट्रैक। चले मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अभी ज़रा बिल्कुल उस ठीक तरह से। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। अमेजिंग, वाओ, अमेजिंग। लिटरली ये मुझे नहीं मैं लगता आपको बताऊं कि किसी। वो माइक पे जा रहा है, वो आपको ऑफ पता है कि कोर्स, उसमें बड़ी सारी चीजें कवर हो जाती वेरिएशन आ हैं, जाती है, लेकिन वेरिएशन आ जाती है। अभी भी बहुत खूबसूरत आपका वो जो एक ठहराव है ना, और वो जो एक जाहिर है उस चीज़ को कहाँ पे सांस रोकना है और फिर बिल्कुल। अदायगी, खूबसूरत खूबसूरत। आसिफ लिटरली वो मुझे लग रहा था कि शायद ब्रॉडकास्टिंग, और मैं उस पर बड़ा प्राउड कर रही थी। तो आपकी तो मल्टीपल इतनी सारी चीज़ें इस सारी एपिसोड में हम देख रहे हैं माशाल्लाह से। कुछ कुछ मुझे पता थी, ये पैरोडी वाली वो मजाक और वो सारा कुछ, लेकिन माशाल्लाह से इतना ग्रूम्ड टैलेंट लिटरली। Thank और you. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन देना था तो मैंने आपको अभी टाइटल में क्या लिखना है, ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, ये ब्रॉडकास्टर हैं, ये सिंगर हैं, ये पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह से, इंटीरियर डेकोरेटर है। तो आसिफ पूरी वो कहते हैं ना, जो पूरी दुनिया का फ़न है वो आपकी शख्सियत में समो गया है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इससे ज़्यादा एक और चीज़ भी है, वो ये कि मुझे कुकिंग बड़ी अच्छी आती है। मेरे बहन भाई जब कभी आते हैं ना, मतलब एक मेरे बड़े भाई जो करण महमूद है, एक और सरप्राइज तो उनकी मिसेज है, मेरी भाभी है उस्मा भाभी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा हम आएंगे ना तो तुमने खाना बनाना। ठीक है, बेगम और नहीं बनाएगी। मैंने उनके लिए खाना पूरा बनाया। क्या क्या बनाया आपने? और चाइनीज़ पूरा बनाया था। अच्छा वाओ। हाँ। तो आप एक्सपर्टी आपकी चाइनीज में है या पाकिस्तानी? चाइनीज़ बहुत अच्छा आता है, मतलब बाकी चीज़ें बनानी आती हैं। कई दफ़ा जब छुट्टी हो, कोई टाइम ऐसा हो, तो मेरी बेगम मुझसे फरमाइश करती है कि आज आप खाना बना, आप चाइनीज बनाएंगे। हाँ, और बेगम अगर नाराज हो जाए फिर आप खुद ही बना लेते हो? वो नाराज़ ही नहीं होती, वो ऐसी अल्लाह लोग है। अच्छी आपको हैं भी मिले, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें जी, लोग बेगमात की जो हैं शिकायतें लगाते हैं, आसिफ कह रहे हैं कि मेरी बेगम सबसे अच्छी बेगम और है। माशाल्लाह से आपके देखें कि हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और आज तक मतलब मेरी फैमिली में, मेरे इर्द गिर्द रहने वालों में या मेरे ख़ानदान में, मेरे बहन भाई में, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आपकी ये लड़ाई हुई है या आपकी ये बात हुई है तो हमने आपकी सुलह करवाई। हमने एक डे वन से एक चीज़ डिसाइड की थी कि आप घर के अंदर हैं, आप रूम के अंदर हैं, मतलब जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे उसके बाद हम अलग हो गए, कि हमने आपस में जो बात हम करें किसी तीसरे से हमने ना तो बात करनी है। और मैं आपको बताऊं कि बड़े मज़े का किस्सा ये हुआ कि जब शुरू में शादी के कुछ अर्से के बाद मैं अपने ससुराल गया तो उसकी वालदा ने 2-3 दफ़ा उससे पूछा कि वहाँ कोई मसला तो नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं है। तो मुझे वो कहने लगी कि तुमने इसको डराया धमकाया तो नहीं है, कि मतलब ये बता नहीं रही। तो मैंने कहा मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी बेटी अगर आपको नहीं बताएगी तो मतलब हाँ पूछ लें। तो उसके बाद मेरी मिसेज़ ने एक जुमला कहा था कि वो मेरा घर है, अगर वहाँ पे कोई मसला होगा अभी ना तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, मुझे उसको खुद सॉल्व करना है। तो आप यकीन जाने का मतलब, और आप सोचें कि मतलब ग्रेजुएशन किया था मेरी मिसेज़ ने, उस वक्त मेरी शादी हुई थी और वो आपकी चॉइस से या आपकी फैमिली ने शादी मेरे पेरेंट्स की, मेरे वालिदैन की मतलब मर्जी थी। और उस वक्त जब शादी हुई तो उस वक्त उसकी एज 20 साल थी, मतलब, और ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट उसके बाद आया था। तो मतलब लेकिन ये है कि वालिदैन की मर्ज़ी से, और मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा था कि मतलब तुम शुरू से एक मीडिया में हो, अगर तुम्हारा कहीं इंटरेस्ट है कोई बात है, इवन कि मैं आपको बताऊं कि
वाले साहब मेरे बहुत इस मामले में ब्रॉड माइंडेड थे। किसी बच्चे की उन्होंने कभी शादी के हवाले से कोई जबरी बात तौर पे मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि पूछा तो मैंने आसिफ आपने इतनी जगहों पे काम किया, कोई आपका क्रश नहीं था कुछ टीवी में? कोई तो होगा। नहीं, कोई कभी मैं इस हवाले से आप यकीन जाने शरीफुन नफ्स। मेरे दोस्त मुझे छेड़ते थे और मतलब मैं रेडियो में टेलीविजन में मतलब आप तो काम भी कर चुकी हैं, तो वो कहते थे ये सबका भाई है। ठीक है। मतलब इतना मेरे हवाले से मतलब ये बात कही जाती थी। और मैंने ये किया कि जब मेरी शादी हुई तो उसके एक हफ्ते के बाद मैंने रेडियो में टेलीविज़न में जितनी मेरी दोस्त थी, लड़कियां थी, लड़के थे, मैंने सबसे अपनी मिसेस को मिलवाया। बहुत अच्छा किया इनकी कॉल्स आएंगी, इनके मैसेज आएंगे, इनसे रब्ता होगा और ये तुमने सुनना है और तुम्हें पता होना चाहिए। कम्युनिकेट हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट डे से मतलब ये चीज़ अपने ध्यान में रखी, क्योंकि आप ये देखें कि ये रिश्ता कहते हैं ना कि एतमाद का और एतबार का रिश्ता है। इसमें दरार तभी आती है जब आप एक दूसरे पे शक कहीं ना कहीं गैप आ जाए तो। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आसिफ आप किसको क्रेडिट देंगे? आपकी इतनी सारी माशाल्लाह से अचीवमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब अगर आज आप सोचें तो आप अपनी मदर को, फादर को, उस बहन को जिसने कहा था नहीं भी लिटरेचर में तुमने लिटरेचर पढ़ना है, मैं तो आपको आप मजे की बात किसको? बताऊं, हाँ मैं मजे की बात बताऊं कि मेरा जो बाय बर्थ नाम था ना, मेरे चचा ने मेरा नाम रखा था आशिक हुसैन। अच्छा, आशिक हुसैन आपका रियल नेम है? नहीं, क्लास 1 में मतलब मैं गया क्लास 1 तक आप आशिक हुसैन थे। ठीक है, फिर आप आसिफ महमूद बन गए। मतलब मेरी जो बड़ी बहन है ना, मतलब वो हाजरा मलिक, वो उन्होंने जब ये नाम सुना वो कहने कि ये कौन सा नाम है, छोटे से बच्चे का ये क्या आपने नाम रखा है। ठीक है। उसने कहा इसका नाम ये होना चाहिए। अच्छा। अब वो जाके स्कूल में जाके कह के इसका नाम ये चेंज हमने कर दिया है हाँ। और ये कर दें, और फादर को कहा कि इसका नाम जाके चेंज करवाएं। ठीक है। तो आप ये मतलब आज तक किसी को ये बात आज तक नहीं पता है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि मेरा मतलब वो क्लास 1 से मेरा नाम ये चेंज होकर आसिफ महमूद हुआ। ठीक है। तो आप अभी क्या फील करते हैं अगर आप आशिक हुसैन होते या अब बड़ा आसिफ खतरा था। महमूद? खतरा था मतलब दूसरे नाम लोगों को और याद आपकी बेगम को भी। जबरदस्त। ये चीज़ है। तो किसको ट्रिब्यूट करेंगे अपनी कामयाबियाँ? मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब वालिद साहब पढ़े लिखे थे। और आप यकीन जाने कि मेरी वालदा से जब भी कोई मिलता था ना तो वो ये समझते थे कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत मतलब। और वालिद साहब से हमेशा लोग ये कहते थे कि ये आपकी दूसरी बीवी है। अच्छा। माशाल्लाह इतनी यंग लुकिंग थी वो। और मतलब उन्होंने एक बात कही थी शुरू से, मतलब एक बात कही थी कि मेरे बेटे पढ़े ना पढ़ें, मेरी बेटियों ने ज़रूर पढ़ना है। और मतलब हालांकि उनकी मतलब पूरी फैमिली बहुत बहुत एजुकेटेड और जर्नल्स और मतलब मिनिस्टर्स और इस तरह की उनकी फैमिली में थे, सब भाई भी, कज़न भी, और बड़े अच्छे ओहदों पे थे। लेकिन वो होता है ना मतलब उस ज़माने में कि आप 40s 50s में कि मतलब बच्चियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था इतना, तो उनको एक चीज़ ये फील होती थी कि मतलब पढ़ाना है। तो उस ज़माने में मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उन्होंने 5th क्लास से लेके एमफिल तक का दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और थ्रू आउट स्कॉलरशिप होल्डर है। ज़बरदस्त। मेरी दूसरी जो बहन है उन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स में किया एमएससी और उसने गोल्ड मेडल लिया। और उसकी जो जॉब हुई थी मतलब बैंक में, वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने वहाँ से भी छोड़ दिया जॉब। तो उसकी जॉब ऐसी हुई थी, उसका अखबार में इंटरव्यू आया था और अस्करी बैंक के प्रेसिडेंट ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची को भी बुलाएं इंटरव्यू के लिए। माशाल्लाह से। वैसे उसकी जॉब हुई। और एक मेरा भाई माशाल्लाह इस वक्त पीएचडी कर रहा है, सबसे छोटा। और मेरी सबसे छोटी जो बहन है उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है। मतलब वो तीनों बहनें पढ़ गई, मतलब भाई मतलब माशाल्लाह सारे वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहनें मतलब वालदा कहती थी कि मेरी बेटियों को। और वो मतलब हर जगह बैठ के बताती होती थी कि मेरे बेटा इस वक्त मतलब वो कैप्टन थे, फिर मेजर हुए, फिर कर्नल हुए, कि मतलब मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी जो है वो पढ़ाती है। मेरी कभी प्रेशर नहीं आया आप भी आर्मी ज्वाइन कर लें? मैंने उस ज़माने में अप्लाई किया था, उस ज़माने में मतलब मैट्रिक के बाद था, लेकिन मेरी मतलब नहीं हो सका था। अदरवाइज़ मैं ज़रूर ख्वाहिश थी आपकी, क्योंकि वालिद साहब भी थे, फिर भाई भी थे, अभी भतीजे भी हैं और फैमिली में भी बहुत सारे। और मेरे क्लास फेलो सारे इस वक्त सर्विंग मेजर जनरल है मेरे क्लास फेलोज और ब्रिगेडियर्स हैं। और अगर जब आपने फ़ौज में अप्लाई किया तो आपको क्या पायलट बनने का शौक था? कौन सी आम जो आर्मी में जाने का आपको शौक था? पाक फौज जो है। और उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि मतलब उस ज़माने में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन ये कि मीडिया मैंने शुरू कर लिया था। तो उस ज़माने में ही मैं ये सोचता था कि मैंने रेडियो या टेलीविज़न में जाना है। और आप ये देखिए कि आज तक मुझे कभी टीवी में, रेडियो में
चाहे वो हमारी होती है ना, जैसे आप तो खुद काम कर रही हैं, शिफ्ट्स होती हैं, बिल्कुल। तो 1 है, 2 है, 3 शिफ्ट्स में हम काम कर रहे हैं, मुझे कभी महसूस ही नहीं होता था कौन कि सी शिफ्ट इतना है? टाइम गुजर गया या हमने ये करना है, ये इतने बजे जाना था, ये करना था, कि आप डेडिकेशन के साथ इंटरेस्ट है ना, मतलब आप उसको जॉब नहीं समझते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करते हैं। तो आसिफ, आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट, कोई लाइक आपको फील हुआ है कि यार ये गड़बड़ हो गई, एनीथिंग? उसके हवाले से मतलब मैं ये देखूं तो जो आखिरी वक्त था ना, जब मतलब वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरी वालदा थी, छोटे भाई के पास थी, और मतलब 2 भाई वहाँ पे रह रहे थे, और मेरा क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ था तो मेरी ज़्यादातर फ़ोन पे बात होती थी, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होती थी। तो आज वो एहसास होता है कि अगर वो मतलब थी, जब थी उस वक्त वो ज़्यादा टाइम देता, तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। हॉन्ट करती है। ज़रा मतलब आपके देखें, वालिदैन जब नहीं रहते हैं ना, वो ऐसी नेमत है कि जब वो आपसे छिन जाती है तो फिर आपको एहसास होता है कि मतलब एक बहुत बड़ी आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर आप सोचते हैं कि काश ये मैंने इतना टाइम दिया होता, ये किया होता। हमारी वालदा साहिबा के पास एक हमारी अम्मा जी थी, मतलब थ्रू आउट उनके पास रही हैं, उनकी डेथ तक वो उनके साथ थी। और आप यकीन जाने कि हमारे घर में ये माहौल था कि ईद आ रही है ना, तो हम सब बहन भाइयों ने अगर ड्रेसेस लेके जाने हैं ना, तो अम्मी का भी वही है और और उनका भी वही है। और उम्रे पे जा रही हैं तो साथ वो भी जा रही हैं, कराची भाई पोस्टेड हैं, वो जा रही हैं तो बाय एयर वो भी साथ जा रही हैं। तो इस तरह से उनके साथ ऐसी अटैचमेंट थी। अच्छा, वो कभी कभी गुस्सा मतलब अम्मी उनसे कह देती थी ना, खुद बात नहीं करती थी कि मतलब, तो अम्मी कहीं दाएं बाएं हो ना, तो वो मुझे फ़ोन करके कहती थी कि याद कर रही हैं, तुम आए क्यों नहीं हो। वो कई दफ़ा डांटती थी, मैं कहता था मेरा काम ऐसा है, मैं फ़लाँ जगह फंसा हूँ। तो वो चीज़ आज तक महसूस होती है कि मतलब वो वक्त ज़्यादा दिया जा सकता था, बिल्कुल। थोड़ी सी मतलब टाइम निकालना चाहिए था। हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखें जितनी मल्टीटास्किंग आसिफ महमूद साहब आप कर रहे थे, जितने सारे काम थे, और क्रिएटिव लोगों के लिए ऑफ कोर्स एक अपनी जो स्पेस है, एक जो अपना टाइम है, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज भी करना पड़ता है। और फिर ये छोटे छोटे रिग्रेट्स भी रह जाते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो निगलेक्ट हो गए, उन्हें हम ज़्यादा वक्त देना चाहिए था, दे देना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ चीज़ें वैसे ही तकदीर की लिखी हुई कह सकते हैं हम कि वैसे तय होती हैं। बेहद हम आपके ममनून हैं आसिफ महमूद, आपने इतना अच्छा अपना जो कैरियर है, इतनी मोटिवेशन है इसमें, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और ख़ास तौर पर रेडियो और टीवी, और जो इतनी हमाजहत आपकी शख्सियत है ना, मेरे ख्याल में इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग इसको देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जल्दी से इतना सारा टैलेंट मौजूद है, जिस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट करना है आसिफ से रब्ता भी आप कर लें। आज के लिए माइनस न्यूज़ से फौज़ा कुलसुम राना और आसिफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।